Assalamu alaikum everyone. I hope you all are safe and sound. This is Mohammed Zakman Shafiq, Director of Promotions Team, IEEE PES UT Texla, signing in as your host today. On behalf of IEEE PES, I welcome all of you to this session on refurbishment and upgradation of Mangla Power Station. For today's webinar, we are honored to have Engineer Haider Ali Tokir, who is an alumni of UT Texla and currently serving as Project Engineer at WAPTA. I warmly welcome you on board, sir. Over to you, sir. You can start now. Okay, thank you. Good noon to all. I'm grateful to Habib Saab for arranging that session, and I hope that session will be informative and fruitful for all the students. For the short bio, my name is Haider Ali Tokir, and I am serving in Pakistan Water and Power Development Authority as a junior project engineer. And I have done my master's from Lahore University of Management Sciences, and my graduation is from UT Texla in 2014 to 2018 session. And I am now working in renewable energy systems, smart grids, and solar cells. So I think we should jump to the presentation. Um, the topic of presentation is the refurbishment and upgradation of Mangla Hydro Power Plant. So सबसे पहले हम ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि हाइड्रो पावर प्लांट की रिफर्बिशमेंट और अपग्रेडेशन कब नेसेसरी होती है. तो रिफर्बिशमेंट एक जो भी हाइड्रो पावर प्लांट है उसका लाइफ टाइम 35 टू 40 ईयर्स है. अगर वो लाइफ टाइम के में जो उसका इक्विपमेंट होता है, एक तो वो उसकी रेलेबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है. दूसरा वो जो उसके होते हैं जितने भी इक्विपमेंट लगा होता है वो भी आउटडेटेड हो जाता है. इस वजह से उसके जितने भी इक्विपमेंट है उसकी रिफर्बिशमेंट की जाती है आफ्टर 35 टू 40 ईयर्स. और द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई द अपग्रेडेशन वाज नेसेसरी. तो अपग्रेडेशन इस तरह था कि मंगला रिफर्बिशमेंट हाइड्रो पावर प्लांट की रिफर्बिशमेंट से पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, वो है मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट. उसमें जो हमारी वाटर हेड थी, वाटर हेड कैपेसिटी वो 40 फीट इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वाटर की वो 2.88 मिलियन एकड़ फीट इंक्रीज हुई. तो अथॉरिटी ने ये फैसला किया कि हम उस जो वाटर कंटेंट जो नया ज़्यादा पानी ऐड अप हो गया है उसको यूटिलाइज करें. तो इस वजह से इस सिस्टम को अपग्रेड करने की भी कोशिश की गई. तो जनरेटर जो पुराने सिस्टम था जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैंने तो टरबाइन का मेंशन नहीं किया, मैंने जनरेटर का मेंशन किया. तो इधर जो जनरेटर थे 1 to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सारे 100 मेगावाट के थे. इसकी जो ओवरलोड कैपेसिटी थी वो 15% इंक्रीज करके 115 मेगावाट बनती है. और जिसके आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज थे वो 13.2 केवी थे. और ये मुख्तलिफ हिटाची जापान के थे और चेक रिपब्लिक की कंपनीज थी, उन्होंने आके ये लगाए थे. तो फिर 2017 से इसकी अपग्रेडेशन और रिफर्बिशमेंट स्टार्ट हुई. सबसे पहले 5 और 6 यूनिट्स की रिफर्बिशमेंट की गई. पहले ये 100 मेगावाट्स की मशीन थी. जो अभी मशीन की आउटपुट है, आउटपुट पावर है वो 135 मेगावाट तक इंक्रीज हो गई है. ठीक है, तो ये अपग्रेडेशन हुई है. रिफर्बिशमेंट में क्या हुआ है कि हमने जितना भी आउटडेटेड इक्विपमेंट था जो पुराना हो चुका था, क्योंकि पुराने सिस्टम में ये काफी इंफॉर्मेटिव है कि पुराने सिस्टम में सिर्फ गवर्नर था, एक्साइटेशन सिस्टम था. ठीक है, लेकिन अभी वाले सिस्टम में गवर्नर भी है, एक्साइटेशन सिस्टम भी है, प्लांट कंट्रोल सिस्टम भी है, जूनियर ऑक्सिलरी सिस्टम भी है. वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं एलैबोरेट करता हूँ. तो ये बेसिकली मेन कॉज थी रिफर्बिशमेंट और अपग्रेडेशन की. ठीक है जी, आवाज सही आ रही है सबको? जी सर, बिल्कुल सही आ रही है. चलें ठीक है. बिल्कुल क्लियर है. अच्छा, अब जनरल प्रिंसिपल जो पावर जनरेशन का है ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ये डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वाटर इसका मेन फ्यूल है जिसके प्रेशर को यूटिलाइज करके हर टरबाइन का अपना फिनोमेना होता है. कुछ पानी के प्रेशर को यूज करती हैं, जो फ्रांसिस टरबाइन है वो पानी के प्रेशर को इस्तेमाल करती है. जो पेल्टन है वो पानी के प्रेशर को कम इस्तेमाल करती है. मतलब बेसिकली जिसकी आउटपुट पावर है वो डेंसिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रही होती है. जो सेकंड फैक्टर है वो है डिस्चार्ज ऑफ वाटर. जितना पानी का डिस्चार्ज ज्यादा होगा मींस जितना पानी जनरेटर ज्यादा यूटिलाइज करेगा उतना ज्यादा डिस्चार्ज होगा.
तो दूसरा डिस्चार्ज ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रहा होता है। थर्ड इज अवेलेबल हेड। जब भी कोई टरबाइन या जनरेटर डिजाइन किया जाता है उसके हेड के मुताबिक डिजाइन किया जाता है कि अगर शॉर्ट हेड है तो उसके लिए पेल्टन या कैप्लान टरबाइन इस्तेमाल होती है, अगर लॉन्ग हेड है तो उसके लिए फ्रांसिस इस्तेमाल होती है। और जो फोर्थ फैक्टर है वो है सिस्टम एफिशिएंसी। सिस्टम एफिशिएंसी में ये है कि अगर टरबाइन के पास आया वाटर आया, टरबाइन चली है, टरबाइन ने ऊपर रोटर को मूव किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, स्टेटर में करंट प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन अगर अंदर लॉसेज हैं, ठीक है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई की वजह से लॉसेज आ गए हैं, वाइंडिंग के अपने लॉसेज हैं, और अगर इसकी जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज 13.2 केवी थे, लेकिन जब ट्रांसफार्मर वाली साइड पे गया, जब ट्रांसमिट करनी थी एनर्जी, ट्रांसफार्मर के थे कुछ लॉसेस थे, तो इस वजह से उसकी उसकी जो सिस्टम एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो ये चार फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। बाकी मैंने सम अप किया है कि हाइड्रो पावर हाइड्रो पावर वाई हाइड्रो पावर मतलब हाइड्रो पावर को की क्या इंपॉर्टेंस है बाकी सोर्स ऑफ एनर्जी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ जीरो कार्बन एनर्जी, मतलब ये नेचुरल गैस या कोल से नहीं बनती, ठीक है, और ये काफ़ी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकंड इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मींस इसका जो है फ्यूल है वो नेचुरल रिसोर्स है। और थर्ड वन इट्स चीप, ये बहुत सस्ती है। अभी जो आपको टैरिफ पड़ता है, आपको तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या एनपीसीसी एनटीडीसी है, वो आपको टैरिफ देता है, वो आपको तकरीबन उसमें ज़्यादा पोर्शन होता है कोल का, क्योंकि पाकिस्तान की जो है ना 32 to 33 थाउजेंड मेगावाट कैपेसिटी है ना, थोड़ी डिमांड है, तो जो हाइड्रो पावर है वो तकरीबन 8,000 है। तो इस लिहाज से जितना भी आपको टैरिफ पड़ता है वो उसमें ज्यादातर कोल की कॉस्ट होती है, वो इसीलिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वाले फैक्टर ज्यादा आपके बिल को करते हैं। वरना जो हमारा इधर पर यूनिट कॉस्ट हम लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो तकरीबन 1 रुपी है। मतलब हम 1 रुपया फी यूनिट एनर्जी पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मतलब या एनटीडीसी को कह दें या एनपीसीसी को कह दें, हम उनको देते हैं। तो ये काफी चीप सोर्स है। थर्ड वन इज लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट का लेआउट देखें तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करें, जहाँ वाटर रेजरवायर है, वाटर रेजरवायर होता है, ठीक है, आगे इनटेक गेट होता है, जिस इनटेक गेट के साथ ट्रैश रैक होता है। ये इनटेक गेट जब यूनिट को चलाना होता है, सबसे पहले इनटेक गेट ओपन करते हैं, ताकि इनटेक गेट ओपन करने के बाद जो दूसरा काम होता है कि ट्रैश रैक को लगाते हैं पहले, फिर इनटेक गेट को ओपन करते हैं, क्योंकि जितना भी टनल में पानी जाए उस पानी के साथ कोई लकड़ी या कोई ऐसा मटेरियल ना चला जाए जो टरबाइन को आगे नुकसान दे, ठीक है। उसके आगे ये इसके वाटर फ्लो के लिए जो चैनल बना होता है, जो अपर स्ट्रीम से लेके पानी लो स्ट्रीम तक लेके आता है, वो पेन स्टॉक है, ठीक है, इसको पेन स्टॉक बोलते हैं। इसको बेसिकली कैसा चैनल होता है जो पानी को एक गेट पे देता है। और आगे टरबाइन है, टरबाइन घूमती है, टरबाइन के घूमने से रोटर घूमता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू स्टेटर में करंट प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद ये ट्रांसफार्मर के फिर जनरेटर के ऊपर ट्रांसफार्मर है, फिर ट्रांसफार्मर के पास जो करंट आता है, जो भी मैंने आपको पीछे साइड में दिखाया है, तकरीबन जो जनरेटर का आउटपुट करंट होता है जी वो आपकी आवाज़ कट 6,000। गई। हेलो, आवाज कट रही है सर? जी जी अब ठीक है, अब ठीक है, जाने दें जी। अच्छा, तो सॉरी तो जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो 13.2 केवी है, लेकिन उसका जो करंट होता है वो थाउजेंड्स में होता है, 6,000 होता है, हाई करंट होता है। उसको फिर जब ट्रांसमिट होती है तो उसमें तो वोल्टेज उसकी स्टेप अप करने पड़ते हैं, तो उसलिए फिर पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, तो 13.2 को अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन डिमांड 220 में करना है या 132 में करना है, उसको स्टेप अप करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे ये ट्रांसमिशन के थ्रू हमारा स्विच यार्ड है, स्विच यार्ड के थ्रू मल्टीपल बसेज हैं, बेज होती हैं, डायज होते हैं। डाया एक अभी इसमें मेरे प्रेजेंटेशन में नहीं है, ये आप राइट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें, चेक करिएगा कि स्विच यार्ड में बेस और डायज में क्या फर्क होते हैं, ठीक है। स्विच यार्ड में ब्रेकर्स लगे होते हैं, जो जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब अभी स्विच यार्ड में भी एक बेस के ऊपर एक जनरेटर लगा होता है और एक लाइन लगी होती है, लेकिन वहाँ 1.5 ब्रेकर स्कीम होती है। इतना मतलब मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इतना वास्ट है कि इसको एक प्रेजेंटेशन में सम अप करना मुश्किल है।
लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लें। काफी आप इंटरनेट से देखें तो आपको स्विच यार्ड के अंदर 1.5 ब्रेकर स्कीम पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, और इसके अंदर आइसोलेटर्स लगे होते हैं। एक लाइन है, एक लाइन के अंदर 1.5 ब्रेकर स्कीम है। 1.5 ब्रेकर स्कीम में 3 सर्किट ब्रेकर होते हैं, और 3 सर्किट ब्रेकर के बोथ साइड्स पे 2-2 आइसोलेटर होते हैं, ठीक है। और इस तरह आप इसको सर्च आउट कर लीजिएगा। तो आगे सॉरी ये नीचे टरबाइन के साथ ही नीचे जो जी जी सर ये 1.5 स्कीम सर ये एलोकेट कर रही है सर, ये 1 स्कीम होती है, ये कितनी टाइप्स की स्कीम्स होती हैं सर, ये बता दें सर, ये क्या काम कर स्कीम्स? यार ये स्कीम्स तो उसकी मल्टीपल टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन मुझे वो याद नहीं है कि कितनी स्कीम्स होती हैं। लेकिन 1.5 ब्रेकर स्कीम का ये मकसद है कि अगर हमने एक लाइन है, एक लाइन का एक सर्किट ब्रेकर या एक लाइन की ट्रांसमिशन लाइन में कोई फेलियर आ गया, ठीक है, हमारे पास 2 बसेस होती हैं 220 की हमारे पास, हम जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो एक बस जा रही है, लेकिन हमने अपनी रिलायबिलिटी के लिए 2 बसेज रखी हुई हैं। हम दोनों बस में से किसी के थ्रू, मतलब नॉर्थ वाली, मतलब दो, एक ऊपर अप स्ट्रीम में होती है, एक डाउन स्ट्रीम में होती है। अप स्ट्रीम को मतलब एक पेज के लिहाज से ले लेना, तो मतलब हम किसी के थ्रू भी, मतलब अगर हमने अपर हाफ को इस्तेमाल करके उसके थ्रू भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं अपनी क्या कहते हैं जो जनरेशन, और जो हम लोअर हाफ को इस्तेमाल करके उसके थ्रू भी अपनी जितनी भी जनरेशन है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब 1.5 ये है कि आपके पास एक लाइन है, आप उसको 2 हाफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो 1.5 बन जाती है, जो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से मतलब बनाया हुआ है, और उसके थ्रू आप उसको किसी भी बेयर के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये बेसिकली ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्तलिफ ब्रेकर की स्कीम है कि आप कौन कौन सी ब्रेकर की स्कीम यूज कर सकते हैं। मैंने जब ये सब्जेक्ट पढ़ा था तो उसमें काफ़ी इसकी टाइप्स थी, तो मुझे भी याद नहीं है, ना ही मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए वो तैयार की है। लेकिन वो एक अच्छी ये है ट्रांसमिशन के लिए, ये रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए 1.5 ब्रेकर स्कीम इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। आगे मेन कंपोनेंट्स हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट के, मतलब एक कंपोनेंट के लिहाज से ये मैंने खुद डिवाइड किया है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो सिविल स्ट्रक्चर है, लेकिन सिविल स्ट्रक्चर के ऊपर मैकेनिकल इक्विपमेंट को लगाया गया है, वो उसको मैंने सिविल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट कह दिया है। जो सेकंड है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, मतलब मैकेनिकल का कोई पैनल कह लें, उसके अंदर सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं, वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट है। जो थर्ड वन है वो प्योर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मेरे लिहाज से है, ठीक है। इसके अंदर जो रेड मार्क है, अभी बेसिकली प्रेजेंटेशन है रिफर्बिशमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ मंगला हाइड्रो पावर प्लांट। तो जो ये रेड मार्क सिस्टम्स हैं, ये अपग्रेडेशन, ये इसकी रिफर्बिशमेंट के बाद ये सिस्टम लगाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में पहले ये सिस्टम नहीं हुआ करते थे, मतलब इस पावर प्लांट में। इस प्रोजेक्ट के बाद इस सिस्टम की एक तो चेक करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसकी आसान ऑपरेशन के लिए, उसकी आसान मेंटेनेंस के लिए ये ऑक्सिलरी कंट्रोल सिस्टम जो जीसीबी आपको नजर आ रहा है, मशीन कंडीशनिंग, जीटी प्रोटेक्शन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम, ये लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसको आगे एलोबरेट भी आगे वाली स्लाइडों में किया गया है। तो सिविल और मैकेनिकल में आते हैं, रेजर्वर आती है, ठीक है, पीछे आपको मैं दिखाई जो एम्बैकमेंट होती है, जिसके साथ ही इनटेक गेट के साथ जितना भी ऊपर हेड होता है ना, उसको हम रेजर्वर बोलते हैं। फिर इनटेक स्ट्रक्चर है, इनटेक स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं इनटेक गेट और एस्ट्रैक, ठीक है। थर्ड वन इज पेन स्टॉक। पेन स्टॉक ये है कि वो एक चैनल है जिसके थ्रू पानी अपर स्ट्रीम से लो स्ट्रीम तक आता है। फोर्थ वन इज सर्च टैंक। सर्च टैंक बेसिकली मंगला पावर हाउस में नहीं है, क्योंकि मंगला पावर हाउस में, ये भी आपका एक क्वेश्चन चाहिए, मंगला पावर हाउस में क्यों नहीं है, ठीक है। सर्च टैंक उधर लगाया जाता है कि टनल है, पेन स्टॉक, जिसको पेन स्टॉक में हम टनल बोलते हैं। जो पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक के अंदर वाटर आ रहा है ऊपर, वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक 300 फीट से पानी नीचे आ रहा है। अचानक क्या होता है, यूनिट आगे ट्रिप कर जाता है। टरबाइन के जो इनटेक गाइड में होता है, मतलब जो टरबाइन के को पानी जा रहा होता है, वो अचानक उसकी ब्लेड्स बंद हो जाते हैं। जितना भी प्रेशर होता है पानी का, वो फिर डायरेक्ट टनल में पड़ता है। उस प्रेशर को कम करने के लिए सर्ज टैंक होता है कि जो ही यूनिट ट्रिप हो, वो साइड टैंक, जितना पानी का प्रेशर है वो टनल पे ना पड़े, वो एक साइड टैंक पे जाके स्टोर हो जाए। मतलब साइड टैंक में जाके, साइड टैंक बेसिकली जो प्रेशर होता है टनल पे पड़ना होता है, जो यूनिट की ट्रिपिंग के टाइम होता है, जब यूनिट अचानक से ट्रिप होता है, टरबाइन अचानक से बंद होती है, उसका जो प्रेशर पेन स्टॉक पे कम से कम रखने के लिए
वो सारा पानी साइड टैंक में डाल देते हैं। ठीक है जी। फिफ्थ वन है जी, बल्कि 1 2 3 फिफ्थ वन है जी ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब वो ट्यूब होती है जब यूनिट चलता है, टरबाइन रोटेट करती है, टरबाइन में पानी नहीं आया, पानी ने आके टरबाइन को रोटेट कर दिया, टरबाइन के ऊपर रोटर कपल होता है, ठीक है, रोटर मूव कर गया, अब पानी की कोई नीड नहीं रही। तो ड्राफ्ट ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जिसके थ्रू पानी टरबाइन को चला के निकल जाता है, मतलब टेयर साइड पे चला जाता है। टेयर साइड बेसिकली एग्जिट साइड है पावर हाउस की। तो ये बेसिकली टेयर पावर हाउस की से जो पानी निकलता है वो टेयर एज पे जाता है ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू। ठीक है जी। जो सेकंड कंपोनेंट है उसमें टरबाइन शामिल होती हैं। टरबाइन की 3 टाइप्स हैं, फ्रांसिस, कप्लान और पेल्टन। ठीक है, वो आगे मैंने एलैबोरेट की हुई है। फिर गवर्नर कंट्रोल सिस्टम होता है। गवर्नर कंट्रोल सिस्टम का क्या मकसद होता है कि जहां भी हाइड्रोलिक सिस्टम है, मतलब किसी चीज को आपने सुना होगा बटरफ्लाई वॉल्व जिसे बोलते हैं, बटरफ्लाई वॉल्व को मेन इनलेट वॉल्व ही बोलते हैं। तो मेन इनलेट वॉल्व की ओपनिंग होती है, वहां सर्वो मोटर लगी होती है, सर्वो मोटर को ऑयल की सप्लाई, फिर कूलिंग सिस्टम होता है पूरे यूनिट का, कि जहां जहाँ भी यूनिट है यूनिट के आसपास कूलिंग लाइंस होती हैं कि उसके टेम्परेचर नॉर्मल रहे। ठीक है, उसके बाद जनरेटर होता है, जनरेटर में रोटर एंड स्टेटर शामिल होते हैं। फिर उसके बाद शाफ्ट होता है, शाफ्ट में टरबाइन और जनरेटर शामिल होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम है। अच्छा जी, थर्ड वन है प्योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, प्योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे पहले आता है ऑक्सिलरी कंट्रोल। ऑक्सिलरी कंट्रोल क्या है जी, ये आगे मैंने एलैबोरेट किया, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप आगे में से क्वेश्चन करें। ठीक है, 1 मिनट जी, मैं पानी पी लूं। अच्छा, तो ऑक्सिलरी कंट्रोल क्या है कि जिधर भी सेंसर्स लगे हुए हैं, स्पीड सेंसर, टेम्परेचर सेंसर्स, ब्रेक्स अप्लाई हुई है नहीं हुई, ठीक है, मेन इनलेट वाल्व की ओपनिंग के एक जो रिमोट एक मतलब गवर्नर सिस्टम जिधर भी, सॉरी ऑक्सिलरी सिस्टम जिधर भी कोई सेंसर लगा हुआ है ना, जिस चीज की मॉनिटरिंग करनी है कि अगर यूनिट चल रहा है तो किस स्पीड पे चल रहा है, यूनिट अगर क्या कहते हैं कि ब्रेक सप्लाई हुई है तो कितनी ब्रेक सप्लाई हुई है, यूनिट का टेम्परेचर है तो कितना है, ये सारा ऑक्सिलरी कंट्रोल देखता है। ठीक है, और जो दूसरा है वो जीसीबी सिस्टम है। पहले जीसीबी सिस्टम नहीं था। जीसीबी सिस्टम क्या है कि ये ऐसा इक्विपमेंट है कि अगर यूनिट चलाना हो, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले जीसी मतलब टनल पे पानी आ गया है और टरबाइन को पानी पहुंच गया, बस 2 काम रह गए हैं कि अब टनल के ऊपर से इंटेक गेट ओपन कर दिया है, पानी टनल के थ्रू टरबाइन के पास पहुंच गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब 2 काम इकट्ठे होंगे कि टरबाइन को रोटेट करेंगे। हम टरबाइन की जो गाइड वेयर है उसको ओपन करेंगे, टरबाइन रोटेट करना शुरू हो जाएगी। टरबाइन रोटेट शुरू करना शुरू होगी, ऊपर रोटर भी घूमना शुरू हो जाएगा, स्टेटर में करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। फिर जब टरबाइन एक खास रोटेशन के पास पहुंचती है, रेटेड के पास पहुंचती है, तो हमने ये प्री चेक लगाया हुआ है, ये हमने कंडीशन लगाई हुई है कि जीसीबी क्लोज हो जाए। जीसीबी बेसिकली एक पाथ वे है फ्रॉम पावर हाउस टू द स्विच यार्ड। मतलब अगर जनरेट हो रही है, मतलब अगर यूनिट नहीं चल रहा, ठीक है, अगर हमने डायरेक्ट कनेक्शन किया हुआ है पावर हाउस से स्विच यार्ड, तो स्विच यार्ड बैक करंट ले लेगा, स्विच यार्ड से बैक करंट जनरेटर को आ जाएगा, जनरेटर स्टेटर में। तो ये बेसिकली आइसोलेट करने के लिए यूज होता है पावर हाउस से स्विच यार्ड को। और अगर यूनिट चलता है तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में सबसे पहले ये क्लोज होता है, अगर यूनिट बंद होता है तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में सबसे पहले ये ओपन होता है। ठीक है जी। थर्ड वन है मशीन कंडीशनिंग मॉनिटरिंग। मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग क्या है कि अभी मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग की थोड़ा बहुत वो काम करी जो ऑक्सिलरी कंट्रोल का है, लेकिन ऑक्सिलरी कंट्रोल यूनिट की हर चीज, कूलिंग वाटर, ऑयल का टेम्परेचर, पंप्स की सप्लाई, हर चीज का मॉनिटर कर रहा है। लेकिन मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग पहले नहीं थी, ये सिर्फ गाजी बरोथा में है मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम, और अभी मंगला रिफर्बिशमेंट प्रोजेक्ट में लगा है। ये किसका ये काम होता है कि एयर गैप्स किस चीज के, रोटर के शाफ्ट के साथ और टरबाइन के शाफ्ट के साथ, ये एयर गैप्स और वाइब्रेशंस को मॉनिटर करता है। अब देखें शाफ्ट है, शाफ्ट कपल हुई हुई है, शाफ्ट के नीचे टरबाइन है और शाफ्ट के ऊपर जनरेटर लगा हुआ है, वर्टिकल मतलब में वर्टिकल टाइप है, मतलब ना टरबाइन और जनरेटर सिस्टम। तो अगर शाफ्ट के साथ, हेलो जी, डिस्टर्बेंस है कोई? जी सर, कंटिन्यू करें आप। अच्छा, अगर शाफ्ट के साथ, अगर शाफ्ट है, अब शाफ्ट के नीचे टरबाइन कपल हुई हुई है,
शाफ्ट के ऊपर रोटर कपल हुआ हुआ है और रोटर के आसपास स्टेटर है, ठीक है। अगर शाफ्ट रगड़ खाना शुरू हो जाती है टरबाइन के साथ, शाफ्ट रगड़ खाना शुरू हो जाती है रोटर के साथ, तो ये इसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। इस सिस्टम को अंदर से रगड़ की वजह से इसकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसके अंदर एक फिल्म होती है, ऑयल की फिल्म होती है, जो शाफ्ट के और टरबाइन के शाफ्ट की और टरबाइन के और शाफ्ट और ऊपर रोटर के दरमियान होती है। ये ऑयल फिल्म खत्म हो जाती है, ये ग्रीजिंग के लिए ऑयल फिल्म होती है। जिस तरह वो ये आपने देखा हो, ये बाइक का जो इंजन है, पिस्टन है, वो जिस तरह वो पिस्टन है वो काम करता है, इस तरह उसके अंदर एक फिल्म बनी होती है। अगर वो फिल्म खत्म हो जाए, रगड़ होना शुरू हो जाए, तो सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो जाता है। तो इसके लिए उसकी वाइब्रेशंस की मॉनिटरिंग के लिए और एयर गैप की मॉनिटरिंग के लिए कि कहीं कोई रगड़ तो नहीं खा रही, ये मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, ठीक है जी। फोर्थ वन है जीटी प्रोटेक्शन सिस्टम। जीटी है जनरेटर और टी है ट्रांसफार्मर। जनरेटर और ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, जो इधर सीमेंस का लग रहा है। ये क्या करता है कि जिधर भी जनरेटर की प्रोटेक्शन है, जनरेटर कवर वोल्टेज, जनरेटर कवर अंडर वोल्टेज, अवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, अवर करंट, उसके बाद ट्रांसफार्मर की जितनी भी प्रोटेक्शन हैं, वो जितनी भी प्रोटेक्शन हैं उसको मॉनिटर करता है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की, ठीक है। इसमें जितनी भी जनरेटर और ट्रांसफार्मर की जो जनरेटर की प्रोटेक्शन है वो तो जनरेटर के अंडर वोल्टेज अपर वोल्टेज है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन है वो डिफरेंशियल पे ज्यादा होती डिपेंड करती है। इस जीटी सिस्टम के साथ स्विच यार्ड से भी सेंसिंग आ रही होती है, फिर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एनेबल करते हैं कि जितना ट्रांसफार्मर से करंट निकल रहा है तो स्विच यार्ड साइड भी उतना पहुंच रहा है, या कहीं डिफरेंशियल डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। तो इस तरह मतलब मुख्तलिफ प्रोटेक्शन को चेक करो, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, अवर करंट प्रोटेक्शन, मल्टीपल प्रोटेक्शन को चेक करो, तो ठीक है जी। फिफ्थ वन है जी इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम को प्लांट कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसका क्या मकसद है कि अभी जितना भी कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, ठीक है, अब पहले ये होता था कि मंगला में ऑपरेटर होते थे हर जगह पे, कॉल की जाती थी कि जी इनटेक गेट को ओपन कर दो, यूनिट चलाना है। वो कहते सर, वो आधे घंटे बाद कॉल करते, सर जी इनटेक गेट ओपन कर दिया है, अच्छा जी। फिर आधे घंटे बाद हम कॉल करते, अच्छा जी अब ना इसका मेन इनलेट वाल्व खोल दो ताकि अभी टरबाइन चले। वो कहते सर हम फिर हम टरबाइन चला दिया करते थे। फिर हम उसी वक्त कहते थे अच्छा जी इसका ना गवर्नर सिस्टम ऑन कर दो, जिधर भी पावर सप्लाई है, मतलब सारा मतलब हर चीज को अलग अलग ऑपरेट करते थे। हम चाहते थे कि हम ऐसा कोई सिस्टम हो कि जिसको हम रिमोटली बैठ के, मतलब एक कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम का मकसद सिर्फ टेलीफोनिकली चीज किस चीज को ऑपरेट करवाना तो नहीं है ना, उसका हम चाहते थे कि हम उसको बैठ के एक ऐसा सिस्टम हो जिसके हम थ्रू ऑपरेट कर सकें। तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम लिया। इसमें यह है कि हम मशीन को सिर्फ एक कमांड देते हैं, मशीन के अंदर खुद भी चेक्स होती है, मशीन अपनी प्रोटेक्शन देखती है कि अच्छा अर्थिंग हटा दी गई है, अच्छा ट्रांसफार्मर एनर्जाइज हो गया है उस साइड से, अच्छा तो अब हम यूनिट चला देते हैं। यूनिट खुद चलता है, इसमें ऑटोमेटिक खुद ही इनटेक गेट ओपन होता है, खुद ही इसका मेन इनलेट वाल्व ओपन होता है, खुद ही टरबाइंस के विकेट गेट ओपन होते हैं, मतलब खुद ही जीसीबी लग जाता है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी कंडीशनिंग है खुद हमने फीड इन की हुई है, और ये बस सिस्टम को रिमोटली उसको चला लेते हैं। रिमोटली मतलब पावर हाउस में बैठे हुए, मतलब इसमें वाईफाई की एक्सेस नहीं है ड्यू टू सम मतलब वो प्रोटेक्शन, मतलब हमने अपनी सेफ्टी के लिए पावर हाउस में बैठे हुए कंट्रोल रूम एक सिस्टम को ऑपरेट कर लेता है, ठीक है जी। फिर इसके एक्साइटेशन सिस्टम। एक्साइटेशन सिस्टम क्या है कि एक्साइटेशन सिस्टम ही, एक्साइटेशन सिस्टम बेसिकली आउटपुट वोल्टेज जो जनरेटर के होते हैं ना उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्साइटेशन सिस्टम एक ऐसा एक्साइटेशन सिस्टम के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है रोटर को, मतलब रोटर घूम रहा है, रोटर घूम तो रहा है लेकिन उसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए उसको मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है रोटर को। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो जो जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज है उसको वेरी कर रही होती है। अगर मैंने लास्ट टाइम भी आपको एग्जांपल दी थी कि गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जो स्विच यार्ड साइड के लाइन के वोल्टेजेस ना काफी कम हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अपने जनरेटर के जो आउटपुट वोल्टेज है वो 13.2 से लेके जो अपर लिमिट है 13.8 केवी तक लेके जाते हैं, ताकि हम जितना भी लाइन के अंदर वोल्टेजेस कम हो रहे हैं उसको हम उसको उसकी मतलब उसको सस्टेन कर सकें, ठीक है जी। तो फिर लास्ट वन है जी 13.2 टू 132 और 220 केवी ट्रांसफार्मर। ये सिस्टम है, मतलब इसमें ये अगर आउटपुट पावर को
आउटपुट वोल्टेज को 13.2 को 132 kV या 220 kV अकॉर्डिंग टू द स्विच यार्ड एंड मतलब नीड के लिहाज से इसको स्टेप अप करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे जो 10 यूनिट हैं, जो पहले 2 यूनिट हैं वो 113.2 को 132 kV में स्टेप अप कर रहे हैं। जो बाकी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, ये 13.2 को 220 kV में स्टेप अप करके स्विच यार्ड साइड पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब ये मैंने शॉर्ट ब्रीफ दे दी है, अब आगे मैंने हर किसी को अलग अलग डिस्कस करना है। ये जी रिजर्वायर है, द रिजर्वायर इज यूज्ड टू स्टोर वाटर अक्रॉस द रिवर। ठीक है, ये 1960 की पिक है क्योंकि अभी तो यहाँ पर पानी पानी होता है। मंगला पावर हाउस की 5 टनल्स हैं, मतलब 5 पेन स्टॉक्स हैं, हर पेन स्टॉक पे 2 यूनिट्स हैं। ठीक है, यहाँ आपको 5 आपको ये जो सुराख से नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली 5 टनल्स जा रही हैं। ये इनटेक साइड पे पिक चली गई है। उस साइड पे जाएंगे तो आपको एक लोहे की मतलब फ्रेम नजर आएंगे, ये वो रेस्ट ट्रैक हैं। तो जब यूनिट ओपन होता है तो इस इन सुराखों से ऊपर इनटेक गेट ओपन किए जाते हैं, और वो जो 5 आपको ये नजर आ रही है ट्रैश ट्रैक्स, ये जो है, ये जो ब्राउन पिक्चर में है, इसको हम इन होल के आगे रख देते हैं। फिर क्या होता है कि कोई वुड या कोई ऐसा मेटेलिक स्ट्रक्चर जो यूनिट को डिस्टर्ब करे, वो उससे हम यूनिट को सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं है जी? जी आखिर में पूछ लेंगे क्वेश्चन अगर किसका हुआ भी तो इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, पेन स्टॉक, पेन स्टॉक ये बेसिकली वो जो पेन स्टॉक जिसको हम टनल बोलते हैं, ये वाटर की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। ये पाइप्स होते हैं जो स्लोप में आ रहे होते हैं, हेड हेड अपर स्ट्रीम से लोअर स्ट्रीम की तरफ। ठीक है जी, और पेन स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग विद द गेट होती है। ये अभी जो ऊपर है अपर स्ट्रीम साइड पे, वो वहाँ इनटेक गेट है। ये जो मैंने पिछली साइड पे डिस्कस किया है, ये इनटेक गेट है। ठीक है, जहां ये खत्म होता है ना पेन स्टॉक, उससे आगे लगा होता है बटरफ्लाई वॉल्व। शायद आपने अपनी बुक्स में, मैंने तो उस वक्त बटरफ्लाई वाल्व ज्यादा सुना था, मेन इनलेट वाल्व को की टर्मिनोलॉजी वहां कम यूज होती है, हम इसको बोलते हैं मेन इनलेट वाल्व। ये सर्वो मोटर से ऑपरेट होता है। इसके बाद जो पानी डायरेक्ट जाता है ना, वो टरबाइन को जाता है। ये सामने जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये इन्होंने ये जिसके ऊपर खड़े हुए हैं, ये मेन इनलेट वाल्व है। ठीक है, और ये जो ऊपर से आ रही, ये पेन स्टॉक की एंड वाली साइड है। तो ये जो इसकी ओपनिंग है, इसके ऊपर एक बाईपास वाल्व होता है। ठीक है, अभी अगर ये क्लोजिंग पोजीशन में होगा, अभी ये हॉरिजॉन्टल है, जब ये क्लोजिंग पोजीशन में होगा तो ये वर्टिकल होगा। ठीक है, समझिए ये वर्टिकल है, तो इसके ऊपर होता है बाईपास वाल्व। बाईपास वाल्व क्या कहते हैं? जब बाईपास वाल्व देखता है कि अच्छा अब सर्वो इस मेन इनलेट वाल्व के एक एंड पे पानी इकट्ठा हो गया मुकम्मल, अब दूसरे एंड पे पानी नहीं है, तो ये अब्रप्टली नहीं खुलता, ये आहिस्ता आहिस्ता खुलता है। कैसे खुलता है कि जो बाईपास वाला होता है वो एक ऊपर से बाईपास आता है, जो उसकी दूसरी साइड पे भी पानी की मिकदार को बराबर करता है। जब दोनों साइड पे पानी की क्वांटिटी बराबर हो जाती है, तब सर्वो मोटर इसको ओपन कर देती है, और तब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चला जाता है। ठीक है जी, आगे ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब मैंने आपको बताया था ना कि यूनिट को चलाने के बाद जब पानी का आउटलेट होता है, मतलब पानी ये यूनिट आया और वो पानी बाहर निकल गया, इस तरह डायरेक्ट नहीं फेंकते, हम नीचे काफी अंडर स्ट्रीम में इसको पानी को फेंकते हैं। ठीक है, वरना पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी ये स्पाइरल केसिंग के थ्रू पानी जब बाहर निकले तो रोड्स तक जाता है। ठीक है, तो इतना पानी का प्रेशर हम वो उससे बचाने के लिए हम इसको टरबाइन चलती है, टरबाइन चल के नीचे ड्राफ्ट ट्यूब है। ये जो आपको वी टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे, ये ड्राफ्ट ट्यूब है। ये ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू पानी टेल साइड पे चला जाता है। ठीक है, अब मैंने ऊपर एक चीज डिस्कस की थी कि मंगला पावर हाउस में सर्च टैंक क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इधर है इरिगेशन वाल्व, जिसको ये जो स्पाइरल केसिंग लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली इसके आगे लगे होते हैं इरिगेशन वाल्व। जब यूनिट ट्रिप होता है तो वो जो साइड टैंक काम करता था ना, पानी स्पाइरल केसिंग के थ्रू बाहर चला जाता है। आप इंटरनेट पे गूगल पे जब पिक्चर्स देखते हैं ना मंगला पावर हाउस की, तो शायद आप देखा हो कि पानी वो मतलब स्ट्रीम से निकल रही है और एक फवारा टाइप निकल रहा है, तो वो यूनिट एट द टाइप ऑफ ट्रिपिंग वो होता है। जब यूनिट ट्रिप होता है तो ड्राफ्ट ट्यूब जो नीचे वाला वी स्ट्रक्चर के थ्रू पानी जाना बंद हो जाता है। ठीक है,
और वो जितना भी पानी ऊपर टनल से आ रहा होता है ना, वो डायरेक्ट टरबाइन को बाईपास करते हुए, फिर टरबाइन को नहीं टकराता, और टरबाइन को बाईपास करते हुए स्पाइरल केसिंग थ्रू बाहर निकल जाता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये टेर साइड है, ये जो सेवल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अभी टनल आती हैं, नीचे से टनल गुजर जाती हैं, पावर हाउस टनल्स के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो आपको ये नीचे अगर आप गौर करें इस सिविल स्ट्रक्चर के, जहाँ पानी है, पानी के ऊपर कुछ आपको सर्कुलर पाइप से नजर आ रहे होंगे, ये बेसिकली स्पाइरल केसिंग के आउटफ्लो है। इसको हम इरिगेशन वाल्व बोलते हैं। जब जो ट्रिप होता है तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाते हैं, ये बंद होते हैं, इसका अपना एक गेट होता है, लेकिन उस गेट की सेंसिंग का सोलिनॉइड हमने इस तरह सेट किया होता है कि अगर जो ट्रिप हो तो सोलिनॉइड ओपन हो, सोलिनॉइड इसको ऑपरेट करवा दे, ठीक है। सोलिनॉइड इसको ऑपरेट करवा के इरिगेशन वाल्व को ऑपरेट करवा देता है। फिर जब पानी निकलता है तो सबको पावर हाउस पता चल जाता है, अच्छा जी यूनिट ट्रिप हो गया। जितनी भी टीम है उधर, मतलब इतना प्रेशर से पानी निकलता है इस इरिगेशन वाल्व से, ठीक है। तो इस तरह फिर हम मतलब ये बेसिकली ड्राफ्ट ट्यूब जो आउटफ्लो है टरबाइन का, वो नीचे से जाता है यूजुअली जब यूनिट चल रहा होता है। जब यूनिट ट्रिप होता है तो इस स्पाइरल केसिंग के थ्रू इरिगेशन वाल्व से पानी बाहर निकलता है, ठीक है जी। टरबाइन की टाइप्स दो टाइप्स हैं होती हैं, एक इम्पल्स टाइप होती है, एक रिएक्शन टाइप होती है। इम्पल्स टाइप ये है कि पानी आ रहा है, उसको आगे जिस तरह वो गाड़ी धोते हुए हम आगे पाइप के आगे उसका कम पानी बंद करते हैं तो उसका प्रेशर निकलता है, तो इसी तरह वो प्रेशर कम करके ये जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको बकेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो बेसिकली टरबाइन की रोटेशन में हेल्प आउट करता है। ये टाइप है, ये कौन सी टाइप है, ये है जी पेल्टन टाइप। आगे जो दरमियान वाली टाइप है ये मंगला पावर हाउस में लगी हुई है। ये दरमियान वाली है, ये है जी फ्रांसिस, ठीक है। फ्रांसिस क्या करती है, फ्रांसिस और कप्लान क्या करती है कि इसमें ये नहीं होता कि वो पाइप पीछे से बड़ा स्टीम आ रहा, आगे से उसकी नोजल कम करके उस पर बकेट्स के थ्रू नहीं होता। इसमें ये होता है कि आप पानी के जितना प्रेशर होता है उसको इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट यूनिट को देते हैं, और इसमें यूनिट एक्चुअल वाटर की वेलोसिटी और प्रेशर को यूज करके एक यूनिट को टरबाइन में चलाया जाता है, ठीक है जी। ये मैं एक मिनट सॉरी, ये मैं जब मेरी पहली पोस्टिंग थी दोपहर खार ना, ये दासू के पास, तो उधर लगी हुई थी पेल्टन, ये जो बकेट्स वाली लगी हुई थी, ठीक है। तो मैंने उसकी एक मेरे पास वीडियो पड़ी थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। ये आगे ये जो आपको नॉब टाइप नजर आ रही है, इसको ओपन करते हैं, यहाँ से पानी आके ये बकेट्स हैं, इन बकेट्स को टकराता है, ठीक है, और यहाँ से पानी डाउन स्ट्रीम में नीचे चला जाता है। ये पीछे वाली थी पेल्टन, ठीक है। और जो ये नेक्स्ट वन है ये है मंगला पावर हाउस की, ठीक है। ये न्यू रनर है मंगला पावर हाउस का। तो ये क्या प्लान, ये सॉरी फ्रांसिस टाइप है, ठीक है। तो इसमें इसका वो मैं असल में ड्राफ्ट ट्यूब पे जाके मैं नीचे से पिक्चर ली थी, तो मेरे पास एक्चुअल पिक्चर नहीं मतलब इसकी आ सकी, क्योंकि इसकी सिविल स्ट्रक्चर काफ़ी होता है, मतलब सिविल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि आप पिक्चर मतलब नहीं आपको एग्जैक्ट पता चलता कि किधर लगा हुआ, लेकिन इसका रन इस टाइप का है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी ऊपर कि मंगला पावर हाउस की रिफर्बिशमेंट तो होगी, ठीक है। रिफर्बिशमेंट में क्या किया कि जी सिस्टम चेंज कर दिया, जो सिस्टम ओल्ड था उसकी जगह आउटडेटेड सिस्टम था, उसकी जगह नया सिस्टम लगा दिया, प्रोटेक्शन भी इंक्रीज कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम ले आया, ऑक्सिलरी कंट्रोल ले आया, मुख्तलिफ सेंसिंग सिस्टम हो गया, और उसके बाद रिमोटली उसको कंट्रोल भी कर लिया। लेकिन बेसिकली हमने यहाँ सिविल स्ट्रक्चर नहीं किसी को तोड़ा, लेकिन हमने इसकी अपग्रेडेशन की है। मतलब पहले 100 मेगावाट इस्तेमाल होते थे, अब 135 होंगे। पहले जो 100 मेगावाट का पानी हमने 135 मेगावाट का इस्तेमाल किया। हमने कैसे किया कि हमने जो इसका रनर है ना, जो टरबाइन का है, उसकी ब्लेड्स की मतलब ये इसका एक ये मुकम्मल ऐसी चीज है जिसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसको मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन इसमें जो उन्होंने टरबाइन का रनर का डिजाइन इस तरह चेंज किया कि वो रनर जो एक वक्त में जब पहले 100 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता था, अब वो 135 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये न्यू रनर है। पहले इसके ब्लेड्स काम थे, अब इन्होंने ब्लेड्स, ये बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है, इसका जो एक्सपर्ट है वो रॉन इसराइल सन है। आप कभी चेक करिएगा गूगल पे, और इसराइल सन,
तो उसने बेसिकली इसकी डिजाइनिंग की थी, तो वो आया और उसने फिर इसकी कमीशनिंग की, और उसने मतलब इस रनर की वजह से जो 100 से 135 मेगावाट तक हम गए हैं। हमने कोई सिविल स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा, कोई हमने रोटर भी पुराना ही है, रोटर की कैपेसिटी पुरानी है, स्टेटर भी पुराना ही है, कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने ये रनर के ब्लेड्स चेंज किए हैं। ये वो मैकेनिकल है, उसने काफ़ी वो काफ़ी मतलब एक्सपर्ट है, उसने ये मतलब डिज़ाइनिंग की है, तो और ये चल भी रही है। 135 मेगावाट अब हमारे यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा जी, ये गवर्नेंस सिस्टम है जो मैंने आपको कहा था, जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम है, जितने भी पंप्स चलते हैं, जिधर भी ऑयल की सप्लाई चाहिए, जिधर भी किसी चीज़ कंट्रोलिंग चाहिए, हम मैंने आपको कहा था कि इरिगेशन वाल्व जब यूनिट ट्रिप करता है, इरिगेशन वाल्व ओपन होता है, तो उसकी हमने सेंसिंग जो उसको सेंसिंग सोलिनाइड करता है। सोलिनाइड किसके अंदर लगा होता है? गवर्निंग सिस्टम में लगा होता है, और गवर्निंग सिस्टम किसको फीड करता है? गवर्निंग सिस्टम प्लांट कंट्रोल सिस्टम को फीड करता है कि भाई ये अभी मतलब आप प्लांट कंट्रोल सिस्टम भूल जाए, लेकिन गवर्निंग सिस्टम बेसिकली सेंस करता है कि जिधर भी किसी चीज की ओपनिंग, मैकेनिकल क्लोजिंग, किसी चीज की सेंसिंग, ठीक है, ये लोकल मोड पे, ठीक है। मतलब अगर आपने अभी यहाँ से मैं देखूंगा तो 2 सोलेनाइड्स लगे हुए हैं। ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे पिक्चर तो गूगल से उठाई है, लेकिन जो राइट साइड पे ये मंगला की है, इसके सोलेनाइड लगे हुए हैं। एक इरिगेशन वाल का सोलेनाइड है, ये सारा इरिगेशन वाल का सोलेनाइड है। इरिगेशन वाले के 2 सोलेनॉइड है, अगर एक ऑपरेट ना हो तो दूसरा ऑपरेट हो जाए। और ये कब ऑपरेट होगा? जब हमारा यूनिट ट्रिप होगा और हमने इसका सोलेनॉइड ऑपरेट होगा। सोलेनॉइड के ऑपरेशन के साथ सोलेनॉइड इसकी जो इरिगेशन वाल्व का गेट है उसको ओपन कर देगा, ठीक है। ये बेसिक गवर्निंग सिस्टम कर रहा है। आगे इसकी जो मेन चीज है शाफ्ट, मैंने पहले बताया, एक शाफ्ट होती है दरमियान में जो टरबाइन और जनरेटर को कपल कर रखती है। मतलब अगर हमारा मकसद टरबाइन को घुमाना तो नहीं है ना, हमारा मकसद टरबाइन के थ्रू रोटर को घुमाना भी है, ठीक है। तो जो 166.6 आरपीएम रोटेशन होती है, तो वो बेसिकली शाफ्ट के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये शाफ्ट होती है, जो ये जो राइट साइड पे पिक्चर है, ये जब अभी रिफर्बिशमेंट एक्टिविटी चल रही थी, ठीक है, तो उसमें मैं थोड़ी सी ऊपर जो आपको नजर आ रही है दरमियान में चीज है, ये शाफ्ट है, ठीक है। वो शाफ्ट देखें किस तरह कपल हुई हुई है, और ये शाफ्ट ने इस चीज के नीचे टरबाइन है, और इस शाफ्ट से ऊपर जनरेटर है, और ये इसने टरबाइन और जनरेटर को कपल करके रखा हुआ है, ठीक है जी। आगे जनरेटर है, ये आपको जो ये जनरेटर प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसकी जो इसकी सिंक्रोनस स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? नंबर ऑफ पोल्स ऑफ रोटर, ठीक है, और इसकी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अभी हमारे पास जो पोल्स हैं और फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड है, ठीक है, हमारे सिस्टम की। तो पोल्स में आई थिंक 32 है हमारे जो इसका जो नया है रोटर, और इसकी जितनी भी इसकी कैलकुलेशन की जाए तो इसकी ये स्पीड निकलती है। मतलब ये फैक्टर्स होते हैं जो एक सिंक्रोनस स्पीड को इसको सिंक्रोनस जनरेटर इसलिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स की फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स ऑफ रोटर इस पे डिपेंड कर रहे होते हैं सिंक्रोनस स्पीड पे। तो ये द जनरेटर इज कनेक्टेड टू टरबाइन शाफ्ट, इट हैज मूविंग पार्ट रोटर बोलते हैं, जो फिक्स पार्ट होता है उसे स्टेटर बोलते हैं, और जो रोटर आउटर सरफेस है वो उसके जो मैंने आपको कहा ना, जो एक्साइटेशन सिस्टम है सिंक्रोनस जनरेटर्स में, वो जो एक्साइटेशन सिस्टम है वो रोटर के ऊपर होता है, रोटर मूव भी करता है, और रोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है जो उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होती है स्टेटर के अंदर, ठीक है ना। तो जो रोटर है वो मूविंग पार्ट है, और रोटर के अंदर ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा भी सकते हैं, आप मैग्नेट्स को सप्लाई दे के उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो जिस तरह हमने एक्साइटेशन सिस्टम के थ्रू किया हुआ है, ठीक है। और their movement generate an electric current similar to one created by Michael Faraday in 1831 experiment on electromagnetic induction, ठीक है। ये अब ये जो लेफ्ट साइड पे है, ये यूनिट 4 है पावर हाउस का, इसको रिफर्बिश किया है। दरमियान में जो आपको चीज नजर आ रही है ये इसकी शाफ्ट है। ये शाफ्ट कहाँ से निकल रही है? ये नीचे इसने सबसे पहले टरबाइन को कपल कर रही है, फिर जनरेटर को कपल करके, फिर ये ऊपर ये जो आपको दरमियान चीज नजर आ रही है इसकी शाफ्ट है। जहाँ भी ये लोग खड़े हैं, जिस चीज को प्रेशर दे रहे हैं, इसके नीचे रोटर है, और जो साइड पे आपको कॉपर टाइप की जो रेड नजर आ रही है इसका स्टेटर है। स्टेटर से इसके आउटपुट जो इसकी आउटपुट वोल्टेजेस या आउटपुट करंट बाहर जाता है, ठीक है जी।
इसका यूनिट ऑक्सिलरी सिस्टम जो मैंने आपको अभी, ये मैं थर्ड कंपोनेंट पे आ गया हूँ, 3.1 पे आ गया हूँ। मैंने इसको डिवाइड किया हुआ था, ये 2.1 चलता रहा, ठीक है, ये 1.3 है, ये मैंने इसको इस लिहाज से किया डिवाइड, ठीक है। ये जो सिविल और मैकेनिकल था 1 और ये 2, अब मैं प्योर आ गया 3, ये मतलब इसमें 3.1 से यूनिट ऑक्सिलरी कंट्रोल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये देखें, ये आपको बेसिकली लाइन डायग्राम नजर आएगी उसी चीज की जो हमने पहले वाली थर्ड स्लाइड में देखी है। उसमें क्या था कि अपर साइड थी, जो आपको इसमें आपको नजर आ रही है, ऊपर साइड है, ये इसका पेन मतलब दरमियान में इसका पेन स्टॉक है जो इसके आगे टरबाइन को टकरा रहा है। तो आप देखें, ये जूम नहीं होगी क्योंकि मैंने वो उठाई है वहां से गूगल से। इसके अंदर यूनिट ऑक्सिलरी कंट्रोल क्या करता है, हर चीज का थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, मतलब ये सेंसर्स होते हैं, वो सेंसर के अंदर थ्रेशोल्ड पॉइंट सेट किया होता है, ठीक है, कि और ये बताता है कि गवर्नर के इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, ब्रेकें लगी हुई हैं, अपर एंड लोअर गाइड बीनिंग का टेम्परेचर ठीक है, लुब्रिकेशन सिस्टम ठीक है, वाटर कूलिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। तो ये जितना भी जनरेटर के पैड्स हैं, ये अपर गाइड बीनिंग जनरेटर के जो बेसिकली इसे कपल किया जाता है ना, एक शाफ्ट को एक रोटर के साथ कपल किया जाता है या एक शाफ्ट को एक टरबाइन के साथ कपल किया जाता है, वो होते हैं पैड्स होते हैं, ठीक है, उन पैड्स के थ्रू किया जाता है। तो ये आपको ये दरमियान में अगर आप देखें, ऊपर जनरेटर है, नीचे टरबाइन है, दरमियान में आपको पैड्स नजर आ रहे होंगे, तीन मतलब रेक्टेंगुलर छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, ये बेसिकली पैड्स होते हैं, ये एक सिस्टम को असेंबल करने में हेल्प आउट करते हैं। तो यूनिट ऑक्सिलरी सिस्टम बेसिकली यही है कि जितनी भी चीज़ की सेंसिंग है कि अगर गवर्नर का क्या सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, इसका एक्साइटेशन सिस्टम सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, ब्रेक्स चेक्स अप्लाई हो रहे नहीं हो रहे, सिर्फ जनरेटर और टरबाइन से रिलेटेड, ऑक्सिलरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं, ट्रांसफार्मर का डाटा इसके पास नहीं आ रहा, इसके पास एक्साइटेशन सिस्टम नहीं आ रहा, इसके पास सिर्फ टरबाइन और जनरेटर का आ रहा है कि टरबाइन और जनरेटर की इधर भी जहाँ भी कोई चीज़ लगी हुई है या मेन एंड इनलेट वाल्व तक कोई चीज़ का कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, हर चीज़ का टेम्परेचर, हर चीज़ की ओपनिंग क्लोजिंग नॉर्मल है, जहाँ ऑयल चाहिए था वहाँ ऑयल की रेशो ठीक जा रही है, पंप की सप्लाई ओके है, वाटर कूलिंग सिस्टम ऑन है। तो ये मतलब चीज़ को मॉनिटर करता है। आगे जी मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग। मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग में ना होता है ये कि एयर गैप्स और वाइब्रेशन को टरबाइन और जनरेटर की एयर गैप्स और वाइब्रेशन को मॉनिटर करता है, ठीक है। ये आपको अगर नजर आ, ये मंगला पावर हाउस का मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग है। इसमें आपको ये एक पैनल नजर आ रहा होगा, ये एक तो इसके आईओ कार्ड हैं राइट साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे इसकी ग्राफिक इंटरफेस है, इसके अंदर आपको अगर ये थ्रेशोल्ड पॉइंट से ऊपर चला जाए तो ये जो अभी ग्रीन है तो ये रेड हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ जितनी भी सेंसर है उसकी कोई भी आके लोकली इसको देख सकता है कि अच्छा भाई लोअर गाइड बीनिंग, अपर गाइड बीनिंग, ये टरबाइन और जनरेटर कपलिंग के पार्ट्स होते हैं, लोअर गाइड बीनिंग, मेन गाइड बीनिंग और अपर गाइड बीनिंग, ठीक है, कि उसके वाइब्रेशन नॉर्मल है, उसके गैप्स नॉर्मल है, ये चीज ये चेक करता है। आगे जी जीटी प्रोटेक्शन सिस्टम। जीटी प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। आप इसका ये जो आपको सिंगल लाइन डायग्राम नजर आ रही है, इसमें जो नीचे वाला सर्कल है, जो मेन सर्कल है, मतलब अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर के साथ इन्होंने, और जो ऊपर आपको डेल्टा और वाई का कनेक्शन नजर आ रहा है, ये इसका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये बेसिकली जो सिस्टम है, ये ऊपर डेल्टा वाई का एक आपको कनेक्शन नजर आ रहा है सबको, ठीक है, ये इसका ट्रांसफार्मर है। जो नीचे आपको ये तीन फेज नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर सर्कल लगा हुआ है लेफ्ट साइड पे, इसका जनरेटर है। इस जनरेटर के साथ मुख्तलिफ किस्म के सीटीज लगी होती हैं। अब जनरेटर के साथ जो लगा होता है करंट का सीटी, जो करंट मॉनिटर करता है जनरेटर का करंट, वो 8000/1 रेशो का होता है, ठीक है, मुख्तलिफ रेशो के अकॉर्डिंग टू द आउटपुट पावर, उसकी जितने भी वहाँ सीटीज लगी होती हैं जनरेटर साइड पे, और ये इसके ट्रांसफार्मर वाली साइड पे, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, इसके ऊपर दोनों कपल हैं, और जो ऊपर आपको लाइन नजर आ रही है फिर ऊपर वो है स्विच यार्ड की लाइन है। तो इससे मुख्तलिफ सीटी निकल के जाके जनरेटर सिस्टम प्रोटेक्शन ए और इसका जनरेटर सिस्टम प्रोटेक्शन, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर सिस्टम प्रोटेक्शन बी में जा रहे होते हैं, ठीक है। हमने इसके प्रोटेक्शन के दो सिस्टम लगाए हैं, एक बैकअप है, एक मेन है। मेन के अंदर ओवर करंट जितने भी इसके प्रोटेक्शन है वहां से सीटी से कनेक्शन उस रिलेज में जा रही है, वो मॉनिटर कर रहा है। कुछ ऐसी प्रोटेक्शन है जो अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन मेजर नहीं कर सकती,
तो उसके लिए हमने बैकअप भी लगाया हुआ है कि अगर इन केस प्राइमरी फॉल्टी है, अभी रिलेज नहीं पता चलता, इलेक्ट्रॉनिक रिले है, उसकी सेटिंग नहीं पता चलती कि कोई अंदर से एक मॉड्यूल होता है, पूरे मॉड्यूल आते हैं एक प्रोटेक्शन सिस्टम के। तो कई दफा इस तरह हुआ है कि हमारा ओवर करंट प्राइमरी ऑपरेट नहीं किया, बैकअप ऑपरेट कर गया, ठीक है, और बाद में पता चला अच्छा मॉड्यूल में यार इसका जो आईओ कार्ड है ना उसका इशू था। तो इस तरह मतलब इसके दो सिस्टम, बैकअप और मेन सिस्टम, ये सीटीज के थ्रू सेंसिंग लेता है, उसका करंट लेता है, उसको करता है मेयरिंग वैल्यू पे लेके जाता है, मेयरिंग वैल्यू पे लेके जाके फिर आगे जाके इसको सेंसिंग करवा देते हैं रिले के थ्रू। जहाँ इसका थ्रेशोल्ड की सेटिंग इस तरह होती है कि ट्रिपिंग करवानी होती है, तो वहां से जो प्रोटेक्शन सिस्टम होता है वो पूरे यूनिट को ट्रिप करवा देता है। मतलब अगर यहाँ की किसी का एक सीटी का कनेक्शन लूज होगा, मतलब एक होता है एक्चुअल हो, किसी का कनेक्शन लूज हो जाए तो वो प्रोटेक्शन जनरेटर सिस्टम प्रोटेक्शन में जाएगा, जनरेटर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन सिस्टम में, वो कहेगा इसकी मतलब यहाँ इशू है जी, ये सीटी करंट बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो वो ये क्या करेगा, जनरेटर सिस्टम प्रोटेक्शन, ये आगे एक डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम है जो मैंने आपको बताया मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कहेगा हाँ भाई वो ऊपर बता देगा कंट्रोल रूम में इस चीज का इशू आ रहा है, और कहेगा कि मेरे पास जो मैं अभी यूनिट को ट्रिप करवाने लगा हूँ, ठीक है, यूनिट को ट्रिप करवा देता है। आगे जी 11 केवी और 400 केवी ऑक्सिलरी सिस्टम। अभी सिस्टम तो चल रहा है, मतलब एक चीज हमारे जनरेटर जनरेशन कर रहे हैं, 13.2 केवी प्रोड्यूस हो रही है, अभी नए सिस्टम में 135 मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अभी ये नए लगे हैं, जितना भी रिफर्बिश होने के बाद, पहले देखें यहाँ पहले जो सिस्टम था उसके ड्राई ट्रैप पुराने ट्रांसफार्मर पड़े हुआ करते थे, और इसमें ब्रेकर्स एक ब्रेकर होता था, अब हर पैनल के साथ दो ब्रेकर लगे हुए हैं, एक उसका प्राइमरी एक बैकअप। मतलब अगर हमने एक लाइन अगर जिधर 11 की सप्लाई देनी होती है यूनिट को, हम 11 की सप्लाई देते हैं, 400 वोल्ट सप्लाई देनी होती है तो हमने 400 वोल्ट देनी होती है। मतलब ये नहीं कि यूनिट है, यूनिट ऐसे ही चल जाएगा, ठीक है, पानी आया पानी टरबाइन को चला दिया, नहीं, सबसे पहले यूनिट को चलाने के लिए उसके अंदर मुख्तलिफ पंप्स होते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर जो ग्रीसिंग फिनोमेना होता है, एचपी ऑयल पंप्स होते हैं, इनको चलाना होता है। इनको चलाने के लिए हमारे पास एक 11 केवी का भी सिस्टम होता है, 400 वोल्ट का सिस्टम होता है, जहाँ 11 केवी सप्लाई चाहिए होती है वहाँ 11 केवी सप्लाई देते हैं, जहाँ हमारे पास 440 चाहिए होती है हमने वहाँ 440 की सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड पे है ये 11 केवी सिस्टम है, ठीक है, जो जो राइट साइड पे ये जो व्हाइट वाला ये 400 वोल्ट स्विच गियर सिस्टम है, ठीक है जी। आगे जी एक्साइटेशन सिस्टम एक तो हो गया टरबाइन, टरबाइन के थ्रू आता है, टरबाइन रोटेट करती है, जनरेटर के पास जाती है, रोटर मूव करता है, रोटर जो मूव तो कर रहा होता है लेकिन रोटर की को मैग्नेटिक फील्ड भी एक्साइटेशन सिस्टम दे रहा होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉज बनती है, ठीक है। तो ये एक्साइटेशन सिस्टम क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है रोटर में वाया डीसी करंट, ठीक है। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द आर्मेचर वेरी विद द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर क्या स्टेटर, मतलब इसकी ये है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड आप रोटर के अंदर ज्यादा इंड्यूस करेंगे, आपके स्टेटर के अंदर आउटपुट वोल्टेजेस उतनी ज्यादा इंक्रीज होंगे, ठीक है। इसीलिए एक्साइटेशन सिस्टम बेसिकली कंट्रोल करता है आउटपुट वोल्टेज ऑफ जनरेटर बाय एडजस्टिंग द डीसी करंट टू द जनरेटर फील्ड वाइंडिंग। जनरेटर फील्ड वाइंडिंग बेसिकली रोटर के ऊपर होती है, ठीक है। एक्साइटेशन सिस्टम हैव टू जनरल क्लासिफिकेशन, रोटरी एक्साइटर्स एंड स्टैटिक एक्साइटर्स, ठीक है। पहले जो हमारे पास थे वो थे रोटरी एक्साइटेशन, अब जो मंगला में नए लगे हैं वो है स्टैटिक एक्साइटर्स। तो मैं उसकी पिक्चर नहीं ले सका, लेकिन मुझे एक वीडियो मिली थी तो मैंने कहा ये आप शेयर कर दूं, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आ रही है ना, नहीं, वीडियो चल रही है। वीडियो चल रही है ना अभी। ओके सर। ये जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज होती है ना, वो ग्रिड के साथ कनेक्ट होता है ना, ठीक है। अगर ग्रिड को हाई डिमांड ऑफ वोल्टेजेस चाहिए, मतलब अगर ग्रिड को के वोल्टेजेस कम, ये अपना फायरिंग एंगल चेंज करता है और मैग्नेटिक फील्ड की फायरिंग एंगल इंक्रीज करके उसका आउटपुट वोल्टेज उसी के लिहाज से जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिहाज से एडजस्ट कर देता है। ये मतलब बेसिकली एक्साइटेशन सिस्टम में इसके आउटपुट वोल्टेजेस ऑफ जनरेटर को वो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जनरेटर के बाद टरबाइन, टरबाइन के बाद जनरेटर, जनरेटर के बाद अगली चीज ट्रांसफार्मर होती है। ये जो आपको इसमें ऊपर मोटे से रॉड नजर आ रहे हैं, ये अंदर आइसोलेटेड फेज बस है, फेज आ रहे हैं, 3 फेज आ रहे हैं, ठीक है। वो 3 फेज आके ट्रांसफार्मर में लग रहे हैं, वो एलवी उसकी एलवी साइड पे ट्रांसफार्मर पे लग के लगेंगे, फिर ट्रांसफार्मर इसको एचवी साइड से स्विच यार्ड वाली साइड पे स्टेप अप कर देगा। और आपको इस साइड पे जो पैनल नजर आ रहे हैं, जिसकी वीटी है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसकी वोल्टेजेस की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और जो ऊपर आपको शायद नजर आ, मतलब आप एक सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल करता है, स्विच यार्ड को और पावर हाउस को। जो जीसीबी जो लगा हुआ है, जीसीबी बेसिकली पावर ट्रांसफार्मर से पहले लगा होता है, ठीक है। मतलब स्विच यार्ड और पावर ट्रांसफार्मर के दरमियान जीसीबी लगा और जनरेटर को फ्रॉम स्विच यार्ड। तो मेरी तरफ से ये सेशन था। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बताऊं। अभी जिस तरह रिफर्बिशमेंट प्रोजेक्ट में भी ट्रांसफार्मर चेंज हो गया है, पहले ट्रांसफार्मर से हैवी गिलानों के लगे थे, अब चेंज के ट्रांसफार्मर आ गए हैं। इस ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जिसको सर्जी प्रोटेक्शन सिस्टम कहते हैं। अगर इन केस अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर कहीं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये अंदर नाइट्रोजन के थ्रू नाइट्रोजन गैस को बम्बार्ड करते हैं। तो फिर उसके अंदर जितनी भी तो इस वजह से ब्रस्ट नहीं होता ट्रांसफार्मर। पहले आई थिंक सो 2017 या 2016 की बात है, तो ट्रांसफार्मर बिल्कुल फट गया और ट्रांसफार्मर ने काफ़ी उसको मतलब पावर उसको नुकसान पहुंचाया। तो इससे बचाने के लिए इसके अंदर सर्जी सिस्टम लगा होता है, जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। और जितने भी मैंने आपको बताया ना जनरेटर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन होती है, इसी के आसपास ये जो आपको नजर आ रही है ना ऊपर पाइप्स, इसी के अंदर सीटीज लगे होते हैं, जो यहाँ से सेंसिंग लेके वो प्रोटेक्शन पैनल्स को दिए जाते हैं, ठीक है जी।
तो समझ आई थोड़ी बहुत ही किसी सबको? जी सर, बिल्कुल सही समझ आ रही है। जी सर। अच्छा, तो अब बस ये एंड है यार। इतनी चीजें मेरे ख्याल से ठीक है। किसी ने कोई कमेंट तो नहीं किया या कोई नहीं ज्वाइन सर करता? सर एक दो क्वेश्चन है क्वेश्चन सर। आंसर सेशन की तरफ मूव कर दे। हाँ जी जी, क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जनरेटर के आउटपुट पे सर हम किसको कंट्रोल कर रहे होते हैं? फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर रहे होते हैं, वोल्टेज कर रहे होते हैं सर? किस चीज को देख के ये चीजें कंट्रोल कर रहे हैं? ये जनरेटर की आउटपुट होती है ना, बेसिकली जो स्विच चार्ट के जो वोल्टेजेस है ना, वो वेरी करते रहते हैं। मतलब आपको कभी आप अपनी जाओगे, आपको तो अपने शायद डिस्ट्रीब्यूशन जो घर के अंदर बोर्ड लगा होता है ना, तो उधर आप कभी 220 शो हो रहे होंगे, तो कभी 230 शो हो रहे होंगे। या जिसको आप मतलब सिंगल फेज वोल्टेज भी चेंज होते रहते हैं। इसी लिहाज से जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है ना, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी कभी, अच्छा मैं आपको बताता हूँ दो चीजें ग्रिड की जो जिससे हम अपने सिस्टम को ऊपर नीचे लेके जाते हैं। अगर ग्रिड की फ्रीक्वेंसी की लिमिट है 50.5 अपर और फिर 49.5 लोअर, ठीक है। अगर हमारी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी लो हो जाए, मतलब हम देखें यार हमारी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी 49.6 तक पहुंच गई है, तब हम क्या करते हैं? तब हम जनरेटर की, हम हमारे अगर 5 जनरेटर चाह रहे होते हैं तो हम 6 चला देते हैं। हम जनरेटर की आउटपुट पावर इंक्रीज करते हैं तो हमारी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। और अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो ग्रिड की एक तो फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज करना है तो हमने अपनी सिस्टम की पावर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अगर हमने ग्रिड की दूसरी जो चीज मॉनिटर करते हैं, हम उसके वोल्टेज मॉनिटर करते हैं। अगर हमने ग्रिड के वोल्टेज कम हो जाते हैं तो हमारा एक्साइटेशन सिस्टम हम ग्रिड को वोल्टेज देना शुरू करता है। अगर हमारी ना करे तो हम मैनुअली इसको कहते हैं एक्साइटेशन सिस्टम को, जो आपने वीडियो में देखा है कि ग्रिड के वोल्टेजेस को, मतलब ग्रिड के वोल्टेजेस कम हो गए हैं, मतलब 220 से 214 तक आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, 220 केवी की बात करूं, तो हम अपने एक्साइटेशन सिस्टम को मैनुअली ऑपरेट करके उसको 220 तक लेके जाते हैं। फिर ये होता है कि इससे जनरेटर पे काफी बोझ पड़ता है, लेकिन इससे हम जनरेटर की रिएक्टिव पावर चेंज होती है। बेसिकली जो एक्साइटेशन सिस्टम है ना यार, वो रिएक्टिव और एक्टिव पावर से खेल रहे होते हैं हम, ठीक है। और इस रिएक्टिव पावर को चेंज करके हम जनरेटर के आउटपुट वोल्टेजेस को वेरी करते हैं। अब मुझे फार्मूला, अगर मैं मुझे आपसे पूछना चाहिए इसके फार्मूले क्या क्या हैं, लेकिन हम इसे बेसिकली रिएक्टिव पावर से खेल रहे होते हैं एक्साइटेशन सिस्टम में, और हम इससे जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। और जिधर भी हमें सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हम अपने सिस्टम में ज्यादा पावर जनरेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब पहले 5 चले तो 6 जनरेटर चला लेते हैं। इस तरह हमारी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, 50.5 तक पहुंच जाती है सिस्टम फ्रीक्वेंसी, तो हम अपने 1-2 यूनिट खत्म, मतलब 1-2 यूनिट हम रोक देते हैं। ये हम रोकते नहीं है, हमें एनपीसीसी कहता है कि यार अभी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है, वो कहता है यार ग्रिड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, इस तरह करो आप 2 यूनिट बंद कर दो। हम 1-2 यूनिट बंद करते हैं तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हो जाती है। जब 50 हमें रखनी होती है ना, हमारा दिल होता है 50.5 जाए ना, हमारा दिल होता है 49.5 है, ठीक है जी। ऑलराइट सर। जी मोहम्मद हमजा, आपका क्वेश्चन है कोई? तो मोहम्मद हमजा ने रेज किया हुआ, तो मोहम्मद हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पूछना था कि जो एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? क्या वो उसको जो 11 केवी होती है उसको इसी में चेंज कर रहा होता है? एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो आप? यस सर। यार एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर है वो ये है कि आपका जो एक्साइटेशन सिस्टम है ना, उसकी जो पावर सप्लाई की जो डिमांड होती है ना, ठीक है, वो उसको करने के लिए, मतलब जो ऑक्सिलरी सिस्टम से एक लाइन लेते हैं 11 केवी की, ठीक है, जो और 11 केवी की लाइन को हम एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम एक्साइटेशन सिस्टम को देते हैं। ये बेसिकली एक चीज को इंडिपेंडेंट कंट्रोलिंग के लिए, मतलब एक चीज की इसको हम कहीं से भी फीड कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर लगाएं, लेकिन एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर लगाने का मकसद ये होता है कि जो एक्साइटेशन की
हम अगर ट्रांसफार्मर है ना, एक्साइटेशन का हमने इसकी रिएक्टिव पावर चेंज करनी है, एक्टिव पावर चेंज करनी है, तो ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी होती है वो एमवीए में होती है या केवीए में होती है, ठीक है ना। तो हम एक्साइटेशन सिस्टम से हम उसकी रिएक्टिव पावर चेंज कर सकते हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे, हम किसी पैनल से ले लेते हैं, तो पैनल के अंदर हम उसकी रिएक्टिव पावर चेंज नहीं कर सकते। इससे फिर हम जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज नहीं कंट्रोल कर पाएंगे सही तरह। गॉट इट? ओके सर। सर एक और चीज़ पूछनी थी कि मतलब हमारा जो जनरेटर है उसके जो रोटेट होता है उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो मैं सर उसकी दो लाइन्स निकल रही होती है, एक तो जा रही होती है स्विच यार्ड और दूसरी उसको स्टेप डाउन करके इंटरनल में यूज़ कर नहीं रहे नहीं होते हैं। और नहीं 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 नहीं, जनरेटर की आउटपुट 3 फेज पावर निकलती है ना, ठीक है। ये जो आप यहाँ से नजर नहीं आ रहा पिक्चर, लास्ट पिक्चर ओपन हुई हुई है, 3 इस तरह की IPPs निकल रही हैं, 3 निकल रही हैं, वो तीनों की तीनों ट्रांसफार्मर पे आ रही है और तीनों की तीनों स्विच यार्ड जा रही हैं, लेकिन स्विच यार्ड जाके फिर वो बसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इधर से 3 फेज भेजते हैं हम, स्विच यार्ड जाके वो बसेस में चेंज हो जाती हैं। ओके सर, तो जो हमारा इंटरनल हम हर चीज़ चला रहे होते हैं, तो वो हम अपने बैटरी रूम के थ्रू ऑपरेट कर रहे होते हैं या एसी को स्टेप डाउन करके वही हम अपने पावर हाउस के अंदर जो स्मॉलर सिस्टम है उनको ऑपरेट कर। इसकी हाँ, ये जो मैंने भी साइट खोली है ना, जुबान मुझे नहीं आवाज आ रही है, सबको नहीं आ रही? सर की आवाज आ रही है? सर आपको? आवाज़ नहीं आ रही, कट रही है। नहीं आ रही सर की आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो, जी जी, अब आई जी सर, आवाज। अब आ रही है आवाज। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, वो इस तरह है कि हमारा ये जो ग्रिड से हम लेते हैं वोल्टेजेस, ठीक है, ग्रिड से हम लेके अपने इस ग्रिड में हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं स्टेशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसका हमने एक स्पेयर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ठीक है, 2 ट्रांसफार्मर रखे हैं हमने ग्रिड के ऊपर। जो स्विच यार्ड, हम ग्रिड को स्विच यार्ड ही बोलते हैं क्योंकि उधर ग्रिड की सप्लाई आ रही होती है। तो ग्रिड से हम पावर लेते हैं, फिर अपने जिधर भी जिधर सप्लाई होती है उसको देते हैं और फिर अपना यूनिट चला लेते हैं, ठीक है। लेकिन इससे आगे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाता है, दोनों के दोनों स्टेशन ट्रांसफार्मर भी नहीं चल रहे, बस जिससे हम अपने सिस्टम को चला सकें, तो फिर क्या होगा? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, तो आ रही फिर है। ये होगा, फिर ये होगा, फिर हमने लगे रखे होते हैं वो डीजल जनरेटर्स, ठीक है। अभी लास्ट 2020 में, बल्कि एक दफा भी रिसेंटली भी मैंने जब बॉपडा ज्वाइन किया, मैंने मंगला में एक दफा, मुझे याद नहीं है, एक दफा हुआ है कि गुद्दू पावर प्लांट में था कि वहाँ कोई न्यूट्रल कोई अर्थिंग थी, अर्थिंग के थ्रू सारे जनरेटर वहाँ के हो गए ट्रिप, और पाकिस्तान का कोई सिस्टम था, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, तो सबसे पहले मंगला पावर हाउस ग्रिड पे गया था, हाइड्रो पावर हाउस में, हाइड्रो में से। तो हमने क्या किया, डीजल जनरेटर से अपने ये पूरे पैनल्स को चलाया, ठीक है, चला के फिर हमने अपने यूनिट को चला के ग्रिड पे देना शुरू कर दिया। समझ आई? हेलो यस सर आ रही। जी, अफशा तारिक। सर अस्सलाम वालेकुम वन सर। लास्ट क्वेश्चन था एक। जी जी, किसका लास्ट क्वेश्चन है? सर मेरा सर वो मैंने ना थोड़ा मंगला से हट के एक और क्वेश्चन पूछने थे। कुछ ना पावर हाउसेज में स्पीड इंक्रीजर लगे होते हैं, बेसिकली पर्पस उनका ये होता है कि वो जनरेटर की आरपीएम को बढ़ा रहे होते हैं। तो अच्छा, मतलब उनके लगाने का मकसद क्या है? क्या उनको वाटर उस प्रेशर से नहीं आ रहा या फिर वो उस स्पीड से उसको घुमा नहीं पा रहा टरबाइन को? ये किधर लगे हुए हैं सर ये ये? एक जिना पावर हाउस में देखा था, अच्छा कालाबाग। यस अच्छा, सर। काला वो जिना तो हाइड्रो होगा। अच्छा, वो यस सर काला बाग हाइड्रो भी है। हाइड्रो ही है? यस सर हाइड्रो है। यार वो आरपीएम जनरेटर ये हो सकता है कि शायद उसका जो हेड है ना,
ऊपर रेजरवायर है, ठीक है, रेजरवायर इतना ना हो, वहाँ वाटर कैपेसिटी इतनी ना हो, ठीक है, तो उससे हम रेटेड मतलब इतनी वाटर कैपेसिटी ना हो कि हम रेटेड स्पीड तक जा सकें। तो रेटेड स्पीड पे जाने के लिए उसके आरपीएम कोई आपने जो कह रहे हैं वो लगाए हैं उन्होंने, मतलब कि हर जगह इतनी वाटर का हेड नहीं होता, ठीक है, कि आप रेटेड तक जा सको। शायद उन्होंने रेटेड स्पीड तक जाने के लिए उनका हेड ज्यादा नहीं था, तो उन्होंने कोई आरपीएम मीटर लगाए हो, जनरेटर लगाए हो, आई डोंट नो। यस सर, स्पीड इंक्रीजर, हाँ स्पीड सॉरी, स्पीड इंक्रीजर। स्पीड इंक्रीजर। जी एफ तारिक। सर एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें जो हाइडल पावर स्टेशन में प्रेशर पंप्स लगे हैं, उनकी नॉलेज होना जरूरी है या? नहीं 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 नहीं, प्रेशर हमारे जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन देखता है वो ये स्विच गियर्स देखता है, जनरेटर को देखता है, उसके बाद प्रोटेक्शन सिस्टम को देखे। प्रोटेक्शन सिस्टम को यार जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। मैं सर हबीब भी इधर ही है, मैं सर हबीब को भी कहता हूँ किसी बच्चे को प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में, मतलब प्रोटेक्शन सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि नहीं पता होता। मैं खुद इधर आया हूँ तो मुझे चीज़ें कुछ ना, प्रोटेक्शन सिस्टम की कुछ आउटलाइन ड्राइंग्स हैं, उनको देखें कि प्रोटेक्शन के सीटी क्या करते हैं, रिलेइंग सिस्टम क्या करता है। आजकल पहले था पहले एनालॉग रिलेज हुआ करती थी, अब डिजिटल रिलेज हैं। इनमें क्या तो प्रोटेक्शन सिस्टम पे काम करें, पंप्स की कोई जरूरत नहीं है। सर ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम है ये सारा हमारा बैटरी रूम से कनेक्टेड होता है? यार ये मल्टीपल होता है, प्रोटेक्शन सिस्टम की सप्लाई कहीं से भी आ सकती है मेरी जान, सप्लाई आपको कहीं से भी आप दे सकते हैं, बैटरी रूम से दे दें, स्विच स्टेशन जो मैंने आपको 2 ट्रांसफार्मर बताए वहां से दे दें, ठीक है, कहीं से भी आप दे सकते हैं। ये हर स्टेशन का डिपेंड लेकिन करता है सर हम। अगर जी ओके, यस सर, कंटिन्यू करें। कहीं से भी आप दे सकते हैं, उसकी बैटरी जरूरी नहीं, बैटरी एक सेकेंडरी ऑप्शन है, ठीक है। बैटरी तब है जब हमारे पास इधर बैटरी डीसी बैटरीज पड़ी हैं डीसी लोड के लिए, जहाँ डीसी लोड चाहिए होता है, हम वहाँ उसके लिए हमने डीसी बैटरीज पड़ी हुई हैं। हमारे कुछ पंप्स इस तरह के हैं, एचपी ऑयल पंप्स हैं, जिसके हमने प्रोविजन एसी पावर भी रखी हुई है और डीसी पावर भी रखी हुई है। एसी पावर पे क्यों रखी है कि हम जब सिस्टम ब्लैकआउट हो जाए तो हम हमारे हमारे पास ग्रिड से नहीं आ रहा कोई सप्लाई अपने सिस्टम को चलाने के लिए, तो हम या तो अपना डीसी का सिस्टम इस्तेमाल करके डीसी की बैटरी इस्तेमाल करके भी वो सिस्टम को चला सकते हैं, वरना हम डीजल जनरेटर के थ्रू एसी सप्लाई लेके भी अपने सिस्टम को चला सकते हैं। मतलब ये प्रोविजन होती है, सप्लाई इज नॉट इशू, सप्लाई आप कहीं से भी दे सकते हैं। ओके सर, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि काइंडली आप ये एक्सप्लेन कर दें कि हाइड्रो पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल सर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में रिलायबिलिटी इंजीनियर्स, प्लानिंग इंजीनियर्स इस तरह सब वो पोस्ट होते हैं। यार तो सर वो भी हाइड्रो पावर प्लांट्स में स्पेसिफिकली कौन सी होती हैं? और सेकंडली सर ये क्वेश्चन है मेरा कि सर हाइड्रो पावर प्लांट्स के कुछ स्टैटिस्टिक्स बता दें, कितने हैं टोटल पाकिस्तान है, उनकी रेटेड कैपेसिटी वगैरह। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन, छोटा है, इसका जवाब बहुत बड़ा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए यार बहुत सी है। इधर आप एक ब्रेकर से लेके एक तार तक, ठीक है, एक जनरेटर से लेके एक मोटर तक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का स्कोप है, ठीक है। आप इधर हमारे पास जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी आई हुई है, ठीक है, जो इधर हमारा काम कर रही है, वो उनके जनरेटर एक्सपर्ट्स आते हैं, ठीक है, उनके जनरेटर एक्सपर्ट्स जनरेटर की डिजाइनिंग तक करते हैं। पाकिस्तान में जनरेटर डिजाइनिंग नहीं है, पाकिस्तान में डिजाइनिंग बहुत कम है, लेकिन ऑपरेशंस के काम, ऑपरेशन में एक चीज का ऑपरेट करना ये एक बहुत बड़ा काम है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर एक चीज को ऑपरेट भी कर सकता है, एक चीज को अगर आप रिप्लेस करते हैं तो उसका मतलब आप उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, आप उसकी मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, ठीक है, आप उसकी ऑपरेशन कर सकते हैं, आप उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, आप उसकी अगर डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। कई दफा इस तरह हुआ है कि चश्मा पावर प्लांट बंद हो गया, वहां के इंजीनियर अभी फिर जब चश्मा बंद हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार अच्छा हम अपने लोगों ने खुद मिल के अपने जो हमारे पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने उसके फॉल्ट्स को ट्रेस किया, उसको दोबारा चलाया।
तो एक चीज है, एक तो चीज अपॉर्चुनिटी की होती है, आपको अपॉर्चुनिटी किस किस्म की मिल रही है। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हाइड्रो पावर की अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बेहतरीन चीज है, क्योंकि आजकल आगे दौर ही रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम का आ रहा है। ठीक है, सोलर की मार्केट भी है तो, लेकिन हाइड्रो पावर एक अच्छी फील्ड है, इसमें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिमांड खत्म ही नहीं होती। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम की तरफ आएंगे तो वहाँ मैकाट्रॉनिक्स का थोड़ा टच आ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिमांड है बहुत ज्यादा पावर हाउस में। दूसरा क्वेश्चन था कि आपका कि क्या था, हाँ दूसरा क्वेश्चन था पावर हाउसेस पाकिस्तान के, जो हम जितने भी हाइड्रो पावर हाउस है ना, वो तकरीबन पाकिस्तान का 1/3 जितनी भी जनरेशन है ना उसको दे रही है। ठीक है, वो तकरीबन हमारी 8 to 9,000 मेगावाट बनती है। ठीक है, तरबेला में हमारे 4800 मेगावाट के सिस्टम लगे हुए हैं, तो हम तकरीबन हाइड्रो पावर प्लांट पाकिस्तान की 1/3 कैपेसिटी को फीड कर रहा है। अब मैं इंडिविजुअल आपको नहीं बता सकता कि तरबेला के 4 पावर हाउसेज हैं, T1 T2 T3 T4। चश्मा की भी आगे स्मॉल हाइडल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह मल्टीपल है, लेकिन हम 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी डिमांड ऑफ पाकिस्तान को मीट कर रहे हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मैंने आपसे पूछना था कि है ना, जो आपने जैसा बताया कि ड्राफ्ट ट्यूब में से जब पानी निकलता है फ्रांसिस टरबाइन से, तो उसका जी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ड्राफ्ट ट्यूब से नीचे लेके जाके फिर बाहर छोड़ते हैं पानी। जी तो जी मेरा जी सवाल आपसे ये, अगर पानी की यानी कि उसका रिक्वायर्ड ना प्रेशर है, तो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाता कि आगे एक और टरबाइन लगाने, कैप्टन लगाने, ताकि उससे और जनरेशन ज़्यादा हो। ये आपका नाम क्या है? वो सर सुलेमान। अच्छा सुलेमान, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको पता है मंगला पावर हाउस के आगे एक हपको का पावर हाउस है, जितना पानी हम निकालते हैं, ठीक है, तकरीबन वो 1 किलोमीटर दूर है। वो हमारा पानी इस्तेमाल करके आगे तकरीबन 85 मेगावाट मजीद बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यस सर, ठीक, बस ये आगे पूछना था। आप उसको सर्च करें इंटरनेट पे, एक उसका नाम है लारेब पावर प्लांट। लारेब हपको का पावर प्लांट है, लारेब पावर प्लांट। वो भी मंगला की डाउन स्ट्रीम में है, लेकिन वो प्राइवेटली ओन्ड है हपको को। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अफशा तारिक और तला पीर साहब। सर एक और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अफशा तारिक जी। सर मैं पीजी थ्योरी की क्लास में सर ने बताया था कि इसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज की गई है, बढ़ाई गई है, तो अब इसकी लाइफ कितनी है मंगला अभी की? मंगला की लाइफ तो नहीं है। मंगला के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनका लाइफ टाइम, जितने भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है, इसकी नॉर्मल लाइफ 30 to 35 ईयर होती है। ठीक है, तो लेकिन डिपेंड करते हैं एक चीज आउटडेट कब होती है। अभी जो एबीबी का सिस्टम पहले था, प्रोटेक्शन सिस्टम सीमेंस का, हर 10 साल के बाद एक नया सिस्टम आ जाता है। फिर जब हमने एक चीज की मेंटेनेंस करनी होती है तो हम फिर लोकली वो चीज नहीं मिलती हमें। ठीक है, जो पुराने गवर्नर सिस्टम थे आप उनके देखें तो बंदा कहता है कि ये लोग वो पल्सेस के थ्रू ऑपरेट होते थे। ऊपर से पल्स की कंट्रोल रूम से, नीचे से पल्सेस के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कब डेवलपमेंट कब ज्यादा होती है। लेकिन नॉर्मली एक चीज की रिफर्बिशमेंट के लिए 30 to 35 ईयर्स मैक्स है। और सर जैसे अब पेन स्टॉक है, इसमें एलजी वगैरह हो जाती है, तो इसकी कैसे मेंटेनेंस करते हैं, कितने स्केड्यूल होती है ये, कितने अरसे बाद? इसमें क्या हो जाती है? मतलब एलजी वगैरह आ जाती होगी पानी की वजह से। हाँ, वो इस तरह है कि हम इसकी इंटरनल जब डिवाटर करते हैं ना, जब हम यूनिट को बंद कर दिया, यूनिट बंद करते हैं, तो वो जो इनटेक गेट सबसे ऊपर होता है ना रिजर्वायर के साथ, ठीक है, उसको बंद करते हैं, पानी को निकाल देते हैं। फिर हमारी मैकेनिकल टीम होती है। आप रस्ट की बात कर रही हैं, एलजी रस्ट की बात कर रही हैं, यस रस्ट आ सर, जाती यस हाँ, सर। वो रस्ट आ जाती है। फिर उसके हमारे पास वो होते हैं, इनके पास मैकेनिकल टीम होती है, वो जाती है, उनके पास काफी ग्रीजिंग फिनोमेना होते हैं। और फिर वो उसका जहाँ पेंट चाहिए होता है पेंट कर देते हैं, जिधर मेंटेनेंस चाहिए होती है मेंटेनेंस। लेकिन वो अंदर क्या कहते हैं, वो पूरी आसपास, मेरे पास शायद पिक्चर में नहीं लगा सका, वो पूरी उसकी मतलब मैकेनिकल की, मतलब वो पूरी लोहे की होती है। मतलब वो इस तरह नहीं होती कि और वो उसके अंदर डस्टिंग बहुत कम आती है। मैंने आज तक नहीं देखा डस्टिंग आई हुई, तकरीबन 1970 से लेकर अभी तक हम गए हैं, तो हमने ये देखा है कि कोई ना कोई चीजें अंदर, लकड़ियां बड़ी बड़ी और बड़े बड़े तोदे आ जाते हैं, लेकिन रस्टिंग नहीं होती। ओके सर। जी तला पीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम।
सर जैसे आपने बताया कि जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सर इस दरमियान प्राइम मूवर का क्या काम होता है? प्राइम मूवर कोई भी टरबाइन हो सकती है ना, हाइड्रो गैस स्टीम, तो इनका क्या काम होता है इस दरमियान में? नहीं, प्राइम मूवर हाइड्रो पावर प्लांट में होता है। नहीं सर, जैसे कोई भी टरबाइन हो सकती है ना, जैसे तो जनरेटर जब कन्वर्ट करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल के दरमियान, तो इस दरमियान इनका क्या काम होता है प्राइम मूवर्स का? अच्छा यार, प्राइम मूवर्स का काम, प्राइम मूवर्स तो बेसिकली यार ये यूज होते हैं कि यार मेरे ख्याल में मैं इनको अपने अगर तलब कोल की गैस बताता मेरे ख्याल में फ्यूल जी में। प्राइम ओवर ये हाइड्रो टर्बाइंस के हवाले से हम हाइड्रो टर्बाइन में हाइड्रो टर्बाइंस होंगी, आप क्या कहते हैं अपने हेडर साहब? यस सर, इसने पूछा सर वो ये प्राइम मूवर, हाँ जी, ये हमारी जो टरबाइन है ना, वो तो हमारी जो टरबाइन है वो मैकेनिकल को कर रही है इलेक्ट्रिकल में। हाँ तो सर वो जो तो कर रही टर्बाइन है, बस वो प्राइम मूवर है ना तला, वो आपका हमारा क्वेश्चन प्राइम क्या मूवर ही है, है? वही है। सर वो हमने तो ये पढ़ा था कि वो जनरेटर की जो लोड होता है उस पे उसको कंट्रोल कर रहा होता है। मैंने कहा आपसे पूछ लूं कि आपके उसमें वहाँ पे सर ने ये बताया था कि जनरेटर की जो देखें तला लोड होता हाइड्रो है में जनरेटर पे देखें कि नहीं बात सुने ना, मैं आपको क्लियर करता हूँ फिर आपको क्वेश्चन है तो पूछें। देखिए प्राइम मूवर हाइड्रो टर्बाइंस में हाइड्रो टर्बाइन ही इसमें प्राइम मूवर होता है। पेल्टन है, फ्रांसिस है, ये कैप्टन है। सर वही अब उसको मैंने प्राइम सर मूवर को से हम बताया लोड कि को कंट्रोल करते हैं। अगर लोड की स्पीड को चेंज करना है तो पीछे से इनटेक वाटर को आप नीचे वो गवर्नर सिस्टम जैसा सर ने बताया उससे आप वाटर को इनटेक जो है चेंज करेंगे तो उससे स्पीड चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी और सारा वो पावर भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक्साइटेशन सिस्टम उसकी वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन कोई है? यानी प्राइम मूवर तो जस्ट हाइड्रो टर्बाइन इज द प्राइम मूवर। मेरे ख्याल आपको क्वेश्चन तो क्लियर है। सर ये बेसिकली प्राइम मूवर वो जो तो आप कह रहे हैं ना, मैंने प्राइम यही सर को मूवर। बताया कि जो प्राइम अच्छा मूवर है वो सुने, टरबाइन ही है, समझे आप, तो हाँ, उसका वो काम बेसिकली प्राइम मूवर वो चीज होती है जो शाफ्ट को रोटेशन में मल दे, जिसने रोटर को मूव करना होता है, ठीक है, वो तो यस टरबाइन सर। ही है। प्राइम मूवर वही है जो इज द मेन कॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द रोटर, ठीक है ना। तो इसमें प्राइम मूवर टरबाइन ही है जो इसकी तो सर इसको ये लोड को भी कंट्रोल करती है या सिर्फ? ये लोड को भी कंट्रोल करती है। इसके अंदर जितना भी आपकी जितनी भी जितना आप इसकी विकेट गेट टरबाइन के होते हैं, जितने आप वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे उतने ही उसकी आउटपुट पावर इंक्रीज होगी, में इंक्रीज आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, यही पूछना था लोड के कंट्रोल का। जी जी, और बाकी पेल्टन टर्बाइन है, अगर फॉर एग्जांपल इस प्राइम मूवर में हाई हेड के लिए पेल्टन टर्बाइन है, फ्रांसिस है मीडियम कैप्टन मेरे ख्याल मीडियम के लिए और फ्रांसिस लो हेड के लिए। और इसके अपोजिट फिर हाई प्रेशर होगा, हाई हेड है तो लो प्रेशर और उसका जो फ्लो है क्यू वो होगा। तो अब अच्छा फैसल गिल साहब पूछे, उसके बाद उजैर और फिर सलमान। फैसल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर स्किल्स या कुछ ऐसी सर्टिफिकेशन बता दें जो हासिल कर लेना बेहतर होती हैं हाइड्रो पावर की फील्ड से ज्वाइन करने के लिए एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यार अभी जो इधर चलती है ना बेसिकली GE के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आप उसकी सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। आप कोशिश ये करें कि ऑटोमेशन के जितने सॉफ्टवेयर हैं, प्रोटेक्शन के जितने भी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल है उसकी कंट्रोलिंग के ना, ठीक है। ऑटोमेशन एंड कंट्रोल बेसिकली इधर हो रहा है। वो बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम तो नहीं है पावर के, वो एक मैकेट्रॉनिक्स का काम होता है ना। लेकिन आप ऑटोमेशन एंड कंट्रोल के अगर कोई जिसमें पीएलसी को चेक कर लें, ठीक है, और आप इसके जितने भी आईओ कार्ड्स की जितने भी जिस सिस्टम में लगते हैं, आप उसकी मतलब हर सिस्टम है ना, सिमंस है ना, और शनाइडर का अपना सॉफ्टवेयर है, सिमंस का अपना सॉफ्टवेयर है, सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन मेरा इधर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ यार। आप सब ना एक फील्ड आजकल एक चीज बहुत इन हुई है मार्केट में, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP। किसी को पता है इस बारे में? ERP सिस्टम ऐसा सिस्टम है, ये जो जितनी भी फ्लोज होते हैं ना, प्रोडक्शन फ्लोज, मतलब अभी हम जिस तरह जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है ना, उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी कंपनी एस्कोस हैं, लेस्कोस हैं, ये आउट ऑफ द प्रेजेंटेशन में आपको कह रहा हूँ, इसका नहीं है। लेकिन आप इधर ये है कि हर कंपनी के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी अपनी होती है ट्रेनिंग होती है, उसकी अपनी नेचर वर्किंग होती है, तो वो नहीं कर सकते। देखिए अगर आप ऑटोमेशन और कंट्रोलिंग में अगर आप जाते हैं तो फिर
आप ऐसे सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। बाकी इसकी सर्टिफिकेशन इस तरह की कोई नहीं है मार्केट में जो सर्टिफिकेशन है वो मैंने आपको वो इससे रिलेटेड नहीं हाइड्रो पावर से, लेकिन वो आप एक ERP की सर्टिफिकेशन है। ERP के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होते हैं, वो उस पर वर्किंग करें। वो एज अ स्टूडेंट उसकी काफ़ी कम कॉस्ट होती है। मेरी अगर जॉब गवर्नमेंट ना होती तो मैं ERP वाली साइड पे जा रहा था लम्स के बाद, तो वो उस पर आप वर्किंग करें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। जी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जिससे हमारे पास डिफरेंट किस्म के फॉल्ट्स आते हैं, तो पावर जनरेशन वाली साइड पे हमारे पास कौन सा सबसे सीवियर फॉल्ट होता है जिसको प्रोटेक्शन सिस्टम डील कर रहा होता है? यार जो हमारा सबसे सीवियर फॉल्ट होता है ना, वो होता है डिफरेंशियल का ना, कि जी आउटपुट डिफरेंशियल में ये होता है कि ट्रांसफार्मर के पास इतना करंट है, ट्रांसफार्मर के पास 5000 करंट है, स्विच 8 से 8000 आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशियल जब भी होती है ना, जो सबसे सीवियर मोड ऑफ प्रोटेक्शन होती है, ये रिस्की होती है डिफरेंशियल। सर फर्ज करें कि डिफरेंशियल रिले हमारी ऑपरेट नहीं होती है टाइम के साथ, तो उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है? उसके क्योंकि नहीं, डिफरेंशियल रिले के साथ और भी मतलब डिफरेंशियल रिले से डिफरेंशियल नहीं, हमने उसको डिस्टेंस उसके मुख्तलिफ जोन्स को प्रोटेक्शन को इनेबल किया होता है डिस्टेंस प्रोटेक्शन में। ठीक है, ओवर करंट में किया होता है, ओवर वोल्टेज में किया होता है। तो मतलब ये अगर डिफरेंशियल वो चीज़ है जो सबसे आखिर में आती है, बहुत ठीक ही है सर। सीवियर फॉल्ट है, बहुत ही सीवियर फॉल्ट है। छोटे मोटे फॉल्ट ओवर करंट वगैरह आ जाते हैं, डिफरेंशियल जब आती हैं तो समझिए बहुत बड़ा फॉल्ट है। और ये का बहुत कम आती है। ये तब आती है जब आपके ट्रांसफार्मर का कि बुशी या हो जाए, डैमेज हो जाए, या कुछ चीज डैमेज हो जाए, तब ये आती है। बाकी ओवर करंट वगैरह आती है, डिफरेंशियल बहुत कम आती है। डिफरेंशियल सबसे आखिरी है, बस सेकेंडरी एक है प्रोटेक्शन है। और सर एक और क्वेश्चन ये था कि हमारे पास सर एक ट्विन फ्रांसिस नाम की टरबाइन भी एक होती है, तो सर अच्छा, अगर हम लोग 2 टरबाइन्स की जगह एक ट्विन फ्रांसिस टरबाइन यूज़ करें तो उससे हमारी स्पेसिफिक स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि वो सिंगल शाफ्ट के ऊपर 2 टरबाइन्स कपल्ड होती हैं जो जनरेटर को रोटेट कर रही होती हैं। तो अगर सर आपको इसका थोड़ा-सा कांसेप्ट है तो बता दें कि हम लोग वो क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अच्छा यार, मैं ट्विन फ्रांसिस में देख रहा हूँ, वैसे फ्रांसिस ही है, उसको ट्विन का नाम दे दिए, चलो मैं देखूंगा। लेकिन ट्विन अब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते यार, हर चीज पॉसिबल है। इंजीनियर के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जी सर। ठीक है सर, तो थैंक यू। थैंक यू जी। जी सर, अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने वो लारेब उसके डेवलपमेंट अथॉरिटी के मैंने बताया था, तो वो जो जनरेट करते हैं 85 मेगावाट, हम्म, आप बताया कि वो प्राइवेट है, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर को देते हैं या वो खुद ही यूटिलाइज करते हैं कोई? नहीं नहीं, वो गवर्नमेंट को देते हैं यार। मुझे 85 बोल तो दिया, मैं इंटरनेट पे चेक कर लूँ, 85 ही है। अरे पावर प्लांट इतनी है, लेकिन वो यार देते हैं उसको, वो हमें देते हैं एनपीसीसी को। ठीक है, अब ये वापडा काफी डिवाइड हो गया ना, वापडा हाइडल है, ठीक है, वापडा हाइडल के, और फिर एक एनटीडीसी है, और फिर एक है जी डिस्कोस। ये तो वापडा की 3 डिवीजन बन गए हैं। अब एक है आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स की जो डील होती है ना, वो होती है एनटीडीसी या एनपीसीसी वालों से। ठीक है, वो एनपीसीसी को देते हैं, और एनपीसीसी उनको चार्ज देता है, उसकी पेमेंट देता है। उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स भी शामिल हैं, पर यूनिट भी पेमेंट शामिल है, काफी पेमेंट शामिल है। समझ आ गई? जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। जी सर, कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एक बात वो आपने भी थोड़ी देर पहले बताई थी, वो समझ नहीं आई सर। सर हम लोगों ने वैसे तो जो कंसेप्ट हमारे जहन में है वो ये है कि अगर हमने जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना है या कम है तो इंक्रीज करना है, तो हम वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, और अगर हम लोगों ने वोल्टेज को करना है तो हम लोग उसकी एक्साइटेशन को कंट्रोल करते हैं। तो सर उधर तो प्लांट में तो हमारे जो जितने भी जनरेटर हैं वो मैकेनिकली कपल होते हैं, यानी कि अगर एक जनरेटर 49.5 की फ्रीक्वेंसी दे रहा है तो वो बाकी सारे भी कपल होंगे, वो भी सारे 49.5 पे होंगे। तो एक दो जनरेटर रिमूव कर देना या ऐड कर देना, वो सर कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है? या जब भी जनरेटर होता है ना ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज, ठीक है, जनरेटर जब ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज हो गया, समझो जो ग्रिड के वोल्टेज है वही जनरेटर के जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है वही जनरेटर की फ्रीक्वेंसी है। जनरेटर को तब तक
हम सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते जब तक वो एक सिंक्रोनाइजर पैनल लगा होता है, ठीक है। उसको कमांड, सबसे आखिरी कमांड उसको जाती है, जनरेटर चल पड़ता है, जनरेटर की आउटपुट पावर अभी 0 होती है, लेकिन जनरेटर सबसे पहले सिंक होता है ग्रिड के साथ, ठीक है। हर जनरेटर ग्रिड के साथ सिंक होगा, ठीक है। फिर जो हर जनरेटर ग्रिड के साथ सिंक होगा तो मतलब एक जनरेटर को निकाल देना, उस ग्रिड को ऊपर ले जाना, समझ आई? मतलब कंट्रोल अगर एक जनरेटर ठीक है निकल सर। जाता है, हाँ मतलब सिंक होता है तब होता है, ये नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से उसको कनेक्ट कर देते हैं। वो सिंक होता है ग्रिड के साथ, जो ग्रिड की वोल्टेज है वो इसकी वोल्टेज है, जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। और ये चेक करना कि जो सिस्टम का लोड है ना, ये फ्रीक्वेंसी जो आप बात कर रहे हो ना, वो शायद कोई और डिपेंडेंट फैक्टर हो। जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं लोड के लिहाज से फ्रीक्वेंसी बात कर रहा हूँ। जितना लोड ज्यादा होगा उतनी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, जितना लोड ज्यादा होगा उतनी जितनी लोड डिमांड ज्यादा होगी उतनी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी डाउन होगी। जितनी लोड डिमांड ज्यादा होगी उतनी जो पावर हाउस है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है ना। सिस्टम की लोड डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शन है सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से। यस सर, ओके सर। ठीक है जी सर। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी, अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, इस दौरान मैं भी एक क्वेश्चन, सर एक तो ये है इनके वाले से ऑटोमेशन एंड कंट्रोल कह रहे थे, जिसमें पीएलसीज हैं, कार्ड्स वगैरह हैं सिस्टम के, सीमन श्राइडर श्राइडर वो जो बता रहे थे, तो उस वाले से अगर कोई एक वेबिनार हो जाए या उसका उसकी प्रपोजल आपकी तरफ से हुई तो लाजमी रब्ता कीजिएगा और कांटेक्ट मुझे बताइएगा ज़रा। और दूसरा ये था कि अब इसमें ये कोल्ड स्टार्ट जो है, कोल्ड स्टार्ट से फुल ऑपरेशन में मेरे ख्याल 10 मिनट से नीचे ये मेरे ख्याल हाइड्रो सिस्टम, हाइड्रो पावर जी जी प्लांट वो जी जी। मतलब हो जाता है। और उसके बाद इसका कोई एग्जैक्ट टाइम है वो बता दीजिएगा मंगला के हवाले से। हर सिस्टम 10 मिनट्स, और फिर क्या कि स्टॉप, यानी इस तरह डीजल जनरेटर को आप फौरन स्टॉप नहीं करते, उसका शट डाउन जो है, तो इसके हवाले से, इसको आपके हवाले से क्या इसका स्ट्रेटजी होती है। सर और वो दूसरा स्टॉप, ये जो हाँ क्या जी नाम, जी जी सर वो एक मैं स्टॉप वाला कंप्लीट करता हूँ। हम स्टॉप एक तो जब हमने स्टॉप करना तो स्टॉप का स्टार्टिंग का अपना सीक्वेंस है, स्टॉप का अपना सीक्वेंस है, ठीक है सर। तो जब हमने इसको स्टॉप करना है तो सबसे पहले हमने इसका इसकी जो इसका ब्रेकर होता है स्विच यार्ड साइड पे, सबसे आखिरी ब्रेकर होता है, मतलब ट्रांसफार्मर के बाद भी एक ब्रेकर होता है, उसको ओपन करते हैं, ठीक है। जब वो ब्रेकर ओपन होता है ना सर, फिर हमारा स्टॉपिंग सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। उस स्टॉपिंग सीक्वेंस में मतलब हमारा वो ब्रेकर स्विच यार्ड से ओपन हो गया, जनरेटर की आउटपुट, जनरेटर जो सिंक था ग्रिड के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन खत्म होगी, तो फिर जनरेटर का सबसे पहले, अब जनरेटर सिंक खत्म हो गया है जब वो ब्रेकर ओपन हुआ है स्विच यार्ड से, तो फिर हमारा सबसे पहले जीसीबी ओपन होगा जो जनरेटर और ट्रांसफार्मर को स्विच यार्ड से आइसोलेट करेगा। फिर हमारा जाके उसके बाद हमारा एक्साइटेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो एक्साइटेशन सिस्टम क्या कर रहा था, जो हमारा सिस्टम के आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल, क्योंकि हमारे अब ग्रिड से हमारा वास्ते खत्म हो गया, तो एक्साइटेशन सिस्टम खत्म होगा, तो फिर हमारा जो जितने भी जो टरबाइन है उसकी स्पीड आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाएगी। गाइड वेन से जो टरबाइन की वो आस्ते आस्ते अपनी ओपनिंग क्लोज करना शुरू कर देंगे। वो क्लोज जब ओपनिंग उसकी ओपनिंग सारी क्लोज हो जाएगी गाइड वेन्स की टरबाइन की, उसके बाद फिर हमारा ऑटो सीक्वेंस पे ही MIV मेन इनलेट वाल्व जो पेन स्टॉक नीचे लगा होता है वो ओपन हो जाता है, फिर हमारा ये सिस्टम जाके रुक जाता है। ये मतलब ये सीक्वेंस है, ये अकॉर्डिंग टू द सिस्टम रिलायबिलिटी या सिस्टम ऑटोमेशन में जितनी जल्दी एक कुछ ऐसे सिस्टम है जो बहुत जल्दी सिंक हो जाते हैं, ठीक है। हमारा भी 5 से 10 मिनट में ये सारा स्टार्ट करना हो तो 10 मिनट में हम भी ग्रिड के साथ सिंक हो सकते हैं, और जब भी स्टॉप करना हो तो हम 10 मिनट में स्टॉप भी कर देते हैं, हमारा सिस्टम स्टॉप हो जाता है सारा। दूसरा क्वेश्चन एक सर आपने बात की है P&I की, सर वो हमारी एक P&I की प्रोटेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की टीम है। मेरा बेसिकली जो मेरी पोस्टिंग है वो है रिफर्बिशमेंट प्रोजेक्ट में सर। तो मैं बेसिकली ये जिसमें जो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये मेरा इधर स्कोप ऑफ वर्क में नहीं आती, लेकिन जो अकॉर्डिंग एज अंडरस्टैंडिंग एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैंने ये सारी ब्रीफ की है। बाकी एक मैडम है, मैडम अनीस हैं, या मैं सीनियर इंजीनियर हैं, मैं उनसे डिस्कस करूंगा,
लेकिन सर वापडा के मैक्सिमम लोग ना पब्लिकली इतनी कोई नहीं करते, मतलब वेबिनार वगैरह नहीं उसमें कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी सर मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा। जी थैंक यू। और दूसरा ये था कि एक ना फॉर एग्जांपल अनबैलेंस लोड है, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी का फॉर एग्जांपल अनबैलेंस लोड है, तो उसकी वजह से ना कोई एक लोड ऑन करते हैं या मोटर ऑन करते हैं तो उसके जो 3 फेज वोल्टेज होती है ना वो अनबैलेंस होती है। जी जी अब उसको कम किसी हो जाती है। ट्रांसफार्मर को ऐसा डिजाइन हो सकता है, कोई आपकी सजेशन हो सकती है कि वो वोल्टेज हम उसको वोल्टेज देना चाहिए, पीछे से ही अनबैलेंस आ रही है वोल्टेज, उसका कोई हल हो सकता है, कोई सोल्यूशन? जस्ट एक प्रॉब्लम आया तो मैंने कहा शायद कोई सजेशन इसका मिल जाएगा। तो सर मैं इस पे वर्किंग करनी चाहिए। मैं खुद पहले इससे पहले वापडा आने से पहले एक ट्रांसफार्मर कंपनी में काम करता था, लेकिन मुझे इस तरह का कोई इस तरह जहन में नहीं। कैपेसिटिव लोड का पता है कि जनरेटर को अगर ट्रांसफार्म आपने सिंक्रोनस जनरेटर को उसका कैपेसिटिव लोड अगर डालना है लाइन में, लेकिन अगर उसकी अनबैलेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम ही एक डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी सिस्टम ही ऐसी चीज़ें हैं कि जो इसको कर सकती हैं। मतलब मल्टीपल लोड्स हो गए, आप सोलर पे जी ठीक शिफ्ट हो जाए, इस तरह हो सकता है सर। जी ठीक है, मैं समझ गया, थैंक यू। अच्छा ज़ुबान, इसको ओवर टू यू, इसको एंड कर दीजिएगा, मेरी इंटरनेट अगर ऑफ हो गया तो। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम ओ एंड ओवर ओ टू ज़ुबान। इफ एनीवन हैव क्वेश्चन देन ओवर टू सर एक ज़ुबान टू सवाल एंड था। दिस सेशन। जी वसीम जी साहब जी जी आपका सर। वसीम साहब आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। वसीम साहब आवाज नहीं आ रही? का जी सर अब आई है। हाँ, अब आइए। चलें, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, नहीं आपने सर बड़ा अपना कीमती किया और नहीं बहुत सर अच्छी चीज़ें हमें बताई। तो बस मेरी तरफ से एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं लेना चाह रहा था कि ये जो रनर का आपने तस्करा किया हम यूज़ करते हैं, और आपने बताया कि हमारी जो कैपेसिटी वो 100 से 135 मेगावाट तक हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जी जी सिर्फ इंक्रीज़ कर ली हमने, तो इसमें सिर्फ मुझे ये थोड़ी सी मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ये पूछना चाह रहा था कि वाटर लेवल अब बाज़-औक़ात हाई हो जाता है और बाज़-औक़ात बिल्कुल लो हो जाता है। तो जी उस जी केस में अगर हमारा सिस्टम सारे का सारा इस स्टेज पे चला जाता है कि हम काबिल नहीं रहते कि हम तक कर सकें, तो जी वो सर। किस हद तक हमको रिटेन कर सकते हैं या कब तक सिस्टम वो चल सर आपका सकता है? तो ऐसी बड़ा अच्छा किया क्वेश्चन है है? सर ये बड़ा अच्छा हुँ, क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द वेदर हुँ, कंडीशंस सर हमारा जो मंगला है ना, हम जितना भी यूनिट्स चलाते हैं हमें ऐसा कहता है कि हम अपर नीलम झेलम किनाल में सर पानी अपना छोड़ते हैं ना टेल रेस से साइड से, तो हमें ऐसा कहता है कि आपने इस सीजन में इतना पानी निकालना है। हमें मंथली ऐसा लिखता है कि आपने 40,000 क्यूसिक पानी निकालना है। तो उस लिहाज से सर हमारा जो हेड होता है, हम गर्मियों हुँ, में हमारा हेड काफी कम होता है, ठीक है। हम गर्मियों में तरबेला चलता है, तरबेला चलाते हैं, ठीक है सर। हम गर्मियों में अपना यूनिट सही। कम चलाते हैं और हमारे यूनिट का हेड भी कम होता है और हमारे 135 यूनिट चलते भी नहीं है। हमारे यूनिट जो 135 की कैपेसिटी होती है ना, वो सर 90 तक आ जाती है हुँ, गर्मियों में। फिर सर सितंबर में बारिशें अच्छा, होती हैं, ठीक है सर। सितंबर में बारिशें होती हैं तो ये सितंबर में जाके हम सर्दियों में, जब सर्दियों में तरबेला बंद होता है, क्योंकि तरबेला रन ऑफ रिवर है टाइप है, तो हुँ, तरबेला जब बंद होता है तो सर फिर हम अपना ना सिस्टम हमारा रेजरवायर भरा होता है सर्दियों में, फिर हम अपने रेजरवायर को का पानी इस्तेमाल करके मैक्सिमम पे अपने यूनिट चलाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ज़बरदस्त, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। बाकी सर मेरा सब बच्चों को एक मैसेज है कि अपने वसीम साहब, हबीब साहब, जितने भी टीचर्स हैं, ये बेसिकली आप सबके लिए एक लर्निंग हब है। आप इनसे जितना कुछ सीख सकते हैं सीख लें। अगर नहीं सीखेंगे तो कल आप एक वक्त आएगा कि आप कहेंगे कि काश हम सीख लेते। और बेशक यही टीचर्स आपके मतलब किस्मत के मामार हैं। और अपनी जितनी भी फोकस है, एक बुक वार्म होना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन रिसर्च वाली साइड पे आएँ। रिसर्च वाली साइड पे अपना फोकस करें। एक चीज़ को बस रटा के एक चीज़ पे मार्क्स देना आपका नहीं होना चाहिए फोकस। कोशिश करें, रिसर्च करें, एक चीज़ की वजह, क्यों, कैसे इस पे जाने की कोशिश करें। तो थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। सर हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर ये जो नीलम झेलम जो प्रोजेक्ट था ये अचानक बंद क्यों हो गया, इसकी क्या रीजन है? यार नीलम झेलम का जो टेल रेस थी ना, ठीक है, टेल रेस के जो सिविल स्ट्रक्चर था ना वो टूट गया, समझ आई? अच्छा जो ड्राफ्ट ट्यूब है ना, ड्राफ्ट जी, ट्यूब, तो अब ड्राफ्ट ट्यूब जी का ना वो जो जहाँ से पानी निकलता है ना, मतलब वो पानी निकलने वाला, उसका मसला ये है कि नीलम झेलम का जो टेल रेज है वो एक ही यूनिवर्सल टेल रेज है, बस जहाँ से सब यूनिट्स का पानी निकलता है, अच्छा तो वो टेल रेज का अंदर ब्लॉकेज आ गई है, वो टूट गया था जिस वजह से रुका हुआ है। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। ठीक है जी, सर मैं आई लीव थिंक कर और दूं? क्वेश्चन नहीं है, so thank you so much sir for honoring us with your presence. Your Thank you जी। knowledge has really uplifted the bar. I would also like to thank our attendees for becoming part of this amazing session. Hope you guys learned a lot throughout the event. Stay blessed and positive. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Now you all can leave the meeting.